18 साल की लड़की है जिसकी शादी की बात चल रही है, अचानक से पता चला वो प्रेग्नेंट है। मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, एक और घर में खबर आती है कि ये भी पेट से है। गांव की अलग अलग लड़कियां प्रेग्नेंट होना शुरू होती है। सुरेश ने बताया वो लड़की नहीं थी, वो किसी लड़की की आत्मा थी जिसने उस पेड़ के ऊपर सुसाइड करी थी लटक के। कि मैंने उससे फिर कहा कि ऐसे ऐसे संबंध बनाने तो एक मर्द का ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो आत्मा आ रखी थी उसने पता क्या बोल दिया इसको कि मैं तुझे छोड़ के भी नहीं जा सकती और तू मेरे साथ संबंध भी नहीं बना सकता। एक काम कर, गाँव में जिस लड़की को तू बोलेगा मैं उसके अंदर आ जाऊंगी और उसे उठा के ले आऊंगी, तो उसके साथ संबंध बना लियो, होंगी तो उसके अंदर मैं ही। ये जब उधर जाके कमरे में झांक के देखता भाई इसकी जो नई बीवी थी वो 7-8 फुट की हो रखी है, पूरी सफेद, उसने कपड़े नहीं पहने, लंबे सफेद बाल, और वो बच्चे की तरफ घूर के देख रही है। ये समझ गया कि मैंने जिससे शादी कर ली ये ही है कोई दिक्कत। भाई वहाँ के जो पायलट थे ना, उन्होंने रात की एक फ्लाइट थी जो दिल्ली से गोवा जाने वाली थी, वो एक लौती फ्लाइट स्टार्ट होनी थी जो पायलट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं उड़ाएंगे। जब वहां से फ्लाइट उड़ती है तो सही में कोई औरत है जो वहां पर चलती दिखती है ट्रैक पे प्लेन्स के सामने। और उस तांत्रिक ने ये बताया था जब तक यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर किसी कपल की बलि नहीं दी जाएगी ना, तब तक एयरपोर्ट शांत नहीं होगा। और वहां पर एक कपल की बलि दी गई थी। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आपको जो कंटेंट पसंद है हॉरर, वो आपको मिलने वाला है इस एपिसोड में। और जिस शख्स के थ्रू वो मिलने वाला है वो एकदम लेजिट बंदे हैं और ऑथेंटिक बंदे हैं जो हमारे लिए हॉरर केसेस लाते हैं। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं सभी की डिमांड पे, आपकी डिमांड पे भी, हमारी भी पर्सनल डिमांड रहती है। अक्षय वशिष्ठ भाई स्वागत है आपका भाई हमारे पॉडकास्ट में। भाई कितने एपिसोड मार दिए होंगे हमने? मेरे हिसाब से अभी जब हम कैलकुलेट करे थे तो 7-8 तो हो गए होंगे। 7-8। हाँ भाई बढ़िया कर दिया सिस्टम आपने हमारा। भाई बस मार्गदर्शन करे जा रहे हो आप लोग और हम उस चीज पे चले जा रहे हैं। बस भाई ऐसी चलती रहनी चाहिए। और बताओ क्या मौज आ रही भाई है? आजकल तो आपने अभी शो भी बनाया है, वो उसके बारे में हम थोड़ी तो बात कर ही सकते हैं नहीं? हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो बातचीत कर ही सकते हैं। कैसा रहा वो, क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट आए, आपने रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस उन्हें फील कराए, वो कैसा रहा? हालांकि मैं इस क्वेश्चन से बचना चाह रहा था क्योंकि जनता ऑलरेडी पूछना स्टार्ट कर चुकी है कि डेयर टू स्टे मायावी जाल का हाइप पहला। बननी चाहिए। हाँ देखो, भाई। तो बना दो हाइप। अब बात करो इसी खुल के। हाँ मैं चाह रहा था थोड़ा सा रिलीजिंग के टाइम पर ना एक अच्छा सा कुछ लेके आता, लेकिन ये फिर वही भी अच्छा है। हाँ चलो यही है वो भाई, मौका। ये अभी ये प्री रिलीज है, फिर मतलब थोड़ी पास में एक और एपिसोड करेंगे तो थोड़ी हाइप बननी चाहिए चीज़ों की। इनकी यही खासियत है, तीनों चक्कू लेके बैठते हैं लेकिन उस शो का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था। कुछ सब्सक्राइबर थे जिन्हें हम लेके गए थे लोकेशंस पर, जो हॉन्टेड लोकेशंस थी, और जनता को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि कुछ नया देखने को मिलेगा। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, लोकेशंस बस डिसाइडेड थी, वहाँ पे टास्क परफॉर्म करे गए हैं। तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का क्लेम किया है कि मुझे ऐसे एंटिटी दिखी है। कुछ एविडेंस जो हम लोगों के सामने लेके आएंगे, जो हमने कैमरा पे कैप्चर्ड किए। तो काफ़ी एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है और फिर देखते हैं जैसे लेगेसी चलती आई। अरे सच में कुछ कैच हुआ है या सिर्फ कैमरे के लिए हुआ है, क्या हुआ है? भाई मैं पर्सनली अगर मैं ये चीज़ बोलूँ तो मैं जिस फील्ड से हूँ तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा कम डर लगता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि हम डिस्कस इतना करते हैं रियल केसेस के बारे में और वीडियोस हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आती है एज अ प्रूफ, जैसे पोजेशन होता है, एक्सॉर्सिज्म होता है। बट जब वहाँ पर जो चीज़ें हुई ना, जब तक प्रूफ नहीं आया था, जैसे एक वीडियो हमारे पास आई कि एक लड़की थी उसकी आंखें पलट गई बुरी तरीके से, जैसे हम ऑफ स्क्रीन भी बात कर रहे थे, तब तक मुझे डर नहीं लग रहा था। जब वो चीज़ मैंने देख ली, तो मैंने ही नहीं देखी थी, और क्रिएटर्स भी थे जो हॉरर जॉनर से थे, वहाँ पे हमें लगा कि यार एक्चुअली में अब वो चीज़ें हो रही है डार्क। जो टाइमिंग 12 से 3 के बीच में टास्क दिए गए थे वहाँ पर कुछ थी। फिर बाद में पता चला कि यार जो कंटेस्टेंट आए थे उनके साथ कुछ बैकग्राउंड में भी चीज़ें चल रही थी, उनके घरों में जैसे क्रियाएँ वगैरह हो रही हैं। तो वो चीज़ें भी हमारे सामने आई, तो साइकिक थे, उनसे क्लींजिंग करवाई। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि एपिसोड बाय एपिसोड चीज़ें आएंगी। भाई हम तो चाहेंगे ये शो तुम्हारा बहुत बढ़िया जाए। बिल्कुल जब भाई। भी आएगा ऑडियंस को हम बताएंगे, आप भी बताना जब एक एपिसोड भी करेंगे, रिलीज मंथ बता देना। डन है। बट चलो अपनी अपनी कहानी पे चलते हैं। हम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं उस पे आ जाते हैं। आते हैं अपने वापस उसी मुद्दे पे हाँ जी। जहाँ से शुरुआत हुई थी अपनी हॉरर। तो आज भाई पहला किस्सा मैं लेके आया हूँ, और ये किस्सा मैंने सुना था एक ड्राइवर से। ये किसी सब्सक्राइबर ने मुझे नहीं भेजा है, और इस किस्से के बारे में मैं बात करने से काफ़ी उचकता था। मतलब एक तरीके से मैं थोड़ा साइड की गली ढूंढता था कि इस टॉपिक के बारे में बात ना हो, लेकिन अब जब पता चल गया कि वो ड्राइवर ही इस दुनिया में नहीं रहे, तो ठीक है, मैंने सोचा कि इस बारे में अब बात करी जा सकती है। ड्राइवर था वो टैक्सी ड्राइवर थे भाई।
हमारे, मैं तो ज़्यादा बता भी नहीं सकता, हमारे मतलब मोहल्ले में ही एक बहुत बड़े एक फ्लैट लिया था उन्होंने। फ्लैट भी नहीं था, मतलब एक घर था जहाँ पर लाइन से टैक्सी खड़ी होती थी। पहले टूर एंड ट्रैवल्स का काम काफ़ी अच्छा चलता था, अभी ऑनलाइन हो गया सब कुछ, उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम मेरी उम्र भी रही होगी मेरे ख्याल से 16-17 साल, जब ये चीज़ मैंने उनसे सुनी थी। काफ़ी टाइम पहले वो अलग अलग अफवाहें आती थी ना, काला बंदर और वो प्याज मांगने वाली चुड़ैल, तो उसी दौरान ये सारी चीज़ें हुई थी, जब काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये वाला केस। लक्कड़ बग्गा वाला जो केस हुआ, हाँ, जब ये सारी लेजेंडरी चीज़ें निकल के आ रही थी, मुंह चुबा वगैरह, जब डिस्कस होता रहता है आपस में, तो उस टाइम पर वो टैक्सी ड्राइवर थे और हम बैठे हुए थे साथ में। तो उनका यही होता था काम, सुबह अपनी टैक्सी चलाई, शाम को आराम से बैठे नॉर्मली जैसे डिस्कस वगैरह करते रहते हैं। तो उधर वो टॉपिक चल रहा था कि उस गांव में ऐसा हुआ, उस गांव में ऐसा हुआ। अब उस गांव का तो खैर मैं नाम भी नहीं याद मुझे, बस इतना पता है कि हरियाणा राजस्थान की तरफ का कोई गांव था वो, और मैं एक्यूरेट लोकेशन नहीं बता पाऊंगा उसकी। वहाँ पर क्या हुआ था, एक गांव था जिसमें टैक्सी चलाने वाले ही 2 लड़के थे, ठीक है, और वो नाइट ड्यूटी प्रेफर करते थे क्योंकि रात का काम उन्हें मिलता था कंपनी की तरफ से। आज भी बहुत सारी ऐसी वहाँ पर फैक्ट्रीज़ है जहाँ पर बियर बनती है, जो अपनी बियर पीने वाली होती है, वो सारी चीज़ें बनती है। तो उनको उस चीज़ से रिलेटेड काम मिला था कि वहाँ के जो लोग काम करने वाले थे उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देनी थी। तो एक लड़का था जिसका घर परिवार था, और एक लड़का था जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था, उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। तो जाते जाते जैसे होता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा बच गया, उसे बेच के उसने टैक्सी ले ली थी। अब ये दोनों दोस्त थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे, टैक्सी चलाया करते थे, रात का ही इनका जो है आना जाना हुआ करता था। तो जब रात को निकलते थे तो कोशिश करते थे साथ में हो, लेकिन शिफ्ट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। इसी तरीके से इनका हुआ कि एक की शिफ्ट आगे हो गई, एक के पीछे हो गई। अब पीछे शिफ्ट किसकी हुई, जिसके घर में कोई नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं था। जिसके ऊपर घर वाले थे वो पूछते थे, बात करते थे, तो उसने अपनी शिफ्ट इस हिसाब से करवा रखी थी, रात के 11 से सुबह 8 बजे तक। अब हुआ क्या, जब ये लोग निकलते हैं तो कभी आपस में जैसे इधर उधर रास्ते पे जा रहे तो रोक के पूछ लिया, हाँ भाई क्या है, मैं सवारी को ड्रॉप कर रहा हूँ, ऐसे है, पिकअप है, ड्रॉप है। जो बंदा अकेला रहता था ना, वो काफ़ी इस बारे में सोचता था कि मैं अपना परिवार कैसे बनाऊंगा, मैं आगे अपना वंश कैसे बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका तो घर वाले भी हैं, दूसरे का एक भाई भी है, बहन भी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर जनता इस चीज़ को सुन रही है, थोड़ा सा कनेक्ट आप यहाँ से करना स्टार्ट करोगे तो वक्त के साथ क्या हुआ, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और ये जो सिंगल रहने वाला लड़का था, इसने थोड़ा सा और लेट निकलना स्टार्ट कर दिया कि मतलब मैं लेट जाऊंगा, मेरे को पता है कि सवारी मेरे को मिलनी तो है ही, वहाँ पर चलता फिरता है। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि रात को सवारी नहीं मिलती, तो आप गुड़गांव के बीपीओ देखोगे जहाँ पर रात को ही एकदम से क्राउड निकल के आता है कंपनीज से। ऐसे ही वहाँ पर सीन था पूरा। तो काफ़ी पहले की बात है ये जो टैक्सी ड्राइवर्स थे ये निकले, जो जाने वाला था, जिसका घर परिवार था, वो निकल गया। तो जो दूसरा लड़का था, इसने देखा कि जो टैक्सी ड्राइवर जिसके घर वाले थे, उसने देखा कि ये जो बंदा है ये आना बंद कैसे कर रहा है जॉब पे। उसने क्या करा, 1-2 दिन वो गया नहीं, जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था, उसने जाना बंद कर दिया था जॉब पे रात को। तो इसको थोड़ा अजीब सा लगा कि यार चलो ठीक है, इसका खर्चा कम है, लेकिन कंपनी निकाल दे, कुछ ऐसा हो जाए, कोई बात हो जाए तो इसको तो टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि जिनके घर परिवार में सब कुछ है उनकी ज़मीन जायदाद भी है, लेकिन इसके कुछ ऐसा व्योत नहीं था। इसने ढूंढना शुरू करा। तीसरी रात जैसे होता ना कि रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये देखते जा रहे, इधर दिख जाए, उधर दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। दिन में इनकी बात होती नहीं, क्योंकि नाइट शिफ्ट से आने के बाद बंदा सोता भी बहुत गहरी नींद है। तो एक रात क्या हुआ, ये उस जगह से निकल रहा था जहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। जो अपना घर परिवार वाला ड्राइवर था, ये वहाँ से निकल रहा था। इसकी नज़र पड़ती है कि यार ये बंदा टैक्सी लगा के किससे बात कर रहा है। फिर भी ये लेट हो रहा था, इसने सोचा कि चल बाद में बात करूँगा, क्या पता आज तो जॉब पे आ ही जाए। ये तीसरी रात थी जब ये जॉब पर नहीं गया, और ये गाड़ी लगा के किसी से बात कर रहा था वहाँ पे। ये चीज़ उस ड्राइवर ने देखी और ये सोचा कि मैं इससे बात करूँगा। ये अपनी ड्यूटी पे चला गया। अब कंपनी में यही बात हो रही थी कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा, सुरेश उसका नाम रख लेते हैं, कि सुरेश क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे पूछा गया, इसका नाम अनिल रख लेते हैं। अनिल से पूछा गया कि यार तेरे तो गाँव का है, तू बात कर, उसकी नौकरी चली जाएगी, हमें भी ज़रूरत है। एक बंदा है ड्राइवर जो 2-3 साल से काम कर रहा था, उसने अचानक से आना बंद कर दिया। तो अनिल बोलता है कि मैं एक बार उससे कल बात करता हूँ, आने से पहले मैं पूछ के आऊँगा क्या दिक्कत है। तो अनिल जब अगले ही शाम जाना था तो उससे पहले वो उससे मिला सुरेश से उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रहा। वो बोला भाई देखिए नौकरियाँ तो मिलती रहेगी, लेकिन जीवन में हम सफ़र बहुत कम मिलते हैं, और मुझे एक लड़की मिली है, उससे मेरी बातचीत हुई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो ये बोलता है भाई
अब एक लड़का है तो हिचकिचाहट एकदम से होती है, तेरे को कहाँ से मिल गई, कौन मिल गई, मुझे भी मिलवा। तो ये बोलता है कि वैसे वो कम मिलना प्रेफर करते हैं, लेकिन ठीक है आज जब तू जाएगा ना तो मिलता हुआ निकल जाइयो। भाई ये बंदा उससे बात करके एक टाइम डिसाइड करते हैं, जैसे रात के 11 बजे मैं वहीं मिलूंगा, नौकरी तो मैं दूसरी देख लूँगा, जब तू वहाँ से निकले तो बता दियो मेरे को, लाइट वाइट हॉर्न वगैरह मार दियो, मैं मिलवा दूंगा तेरे को भाभी से। ठीक है, तो अनिल निकला अपनी गाड़ी लेके और उसने देखा कि 11 बजे सही वहाँ पर जहाँ पर सुरेश ने बताई थी, सुरेश ने वहाँ पर गाड़ी लगा रखी है और आराम से बात करने लग रहा है। तो इसने क्या करा, पीछे से जाके ना ऐसे टैक्सी के पीछे बजा देते हैं कि मैं आ गया हूँ लेकिन मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करना है, कि अगर ये इंटरेस्टेड होगा तो खुद देख लेगा अनिल। तो अनिल बाहर निकलता है, बोलता है ओह आ गया तू, मिल के ही जाएगा, मुझे लगा शायद तू सीधा निकल जाएगा, नौकरी वाला आदमी है तू तो। 2 मिनट का हंसी मजाक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सुरेश ने बोला भाई मिलवा भी दे, अब मेरे को निकलना भी है। तो जो अनिल था उसने बोला कि चल मतलब मिलवाता हूँ तेरे को। अनिल जो था, मतलब जो बंदा था, उसने क्या करा, बोला कि आगे आ जाए एक बार गाड़ी के, और तू अभी वो उतरेगी नहीं, मैं कोशिश करूँगा उसे उतारने की, लेकिन ज़्यादा होच पोच मत करियो क्योंकि उसे मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब ये बंदा जाता है तो ये देखता है कि भाई गाड़ी में तो कोई भी नहीं बैठा, ये बंदा बात किससे कर रहा है। अब ये अपनी तरफ से जो था अनिल, वो बोलना शुरू करता है कि कैसी लगी तेरी भाभी, है ना, सुंदर है ना। ये अपनी तरफ से, इसे समझ में आ गया था पीपल का पेड़ है, नीचे गाड़ी लगा रखा है, कोई ना कोई यहाँ पे सीन सपाट है। इसने वहाँ पे रिएक्ट नहीं करा, इसने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई मानना पड़ेगा तेरी पसंद बहुत अच्छी है, और नीचे पैर काँप रहे थे, पिंडियाँ काँप रही थी। इसने बोला कि चल ठीक है भाई, अब मैं तो तेरे को बेस्ट विशेष दूंगा कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छा करे। और ये बहुत डरा हुआ था उस टाइम पे। इसने क्या करा, अपनी गाड़ी पकड़ी और ये वहाँ से 9 तो 11 हो गया। इसने इस तरीके से रिएक्ट किया कि इसने उस लड़की को देखा है, बाकायदा एक्टिंग कर। हाँ, इसने वही होता ना कि एक इग्नोर करने की चीज़ करी कि मैंने उस लड़की को देखा, लेकिन ये अपने आके चुपचाप वापस बैठ गया और वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद ये कभी उस लड़के से मिला ही नहीं जो उस लड़की के साथ था। अनिल से कभी नहीं मिला सुरेश, ये सोच के कि भाई मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये पता नहीं किस चक्कर में आ रखा है। इस बात को 1 महीना हो गया, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था। अनिल को बस इतना था, मेरे को ऑफिस जाना है, वापस आना है, मेरे को सुरेश से नहीं मिलना, ना उससे कोई कॉन्टैक्ट रखना है। इसने अपना ठान रखा था बढ़िया। भाई गाँव में ना कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगी। गाँव में हुआ क्या, जैसे कोई 18 साल की लड़की है जिसकी शादी की बात चल रही है, अचानक से पता चला वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट हो गई, गांव में हाहाकार हो गया कि भाई ये तो इस घर में गलत हो गया, लड़की ने पता नहीं क्या करा, लड़की को खूब पीटा गया कि तेरा चक्कर किससे चल रहा है, सच सच बता क्या है। और लड़की भगवान की कसम खा ले, माँ बाप की कसम खा ले, पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा था कि इसका किसी के साथ चक्कर है, कुछ है। तो भाई उसका फिर जैसे घर की बेइज्जती हो जाती है, कुछ लोगों ने मतलब गाँव से निकाल दो इन्हें, भगा दो इन्हें, हुक्का पानी छोड़ दो इनका। उन घर वालों ने कहा कि हमें क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई मतलब सॉल्यूशन तो है नहीं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। कुछ गांव वालों ने कहा भगा दो, तो उन्होंने सोचा कि निकल जाते, वो निकल गए भाई, जिनकी लड़की प्रेग्नेंट हुई थी। अब इस सिलसिले को होती है, यहाँ से शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा वक्त बीता, मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, एक और घर में खबर आती है कि ये भी पेट से है। गाँव की अलग अलग लड़कियाँ प्रेग्नेंट होना शुरू होती हैं। एक लड़की, दूसरी लड़की, फिर कोई तीसरी लड़की, फिर कोई चौथी लड़की, फिर कोई 5वीं लड़की। गांव में लगभग 7-8 लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और ये नहीं पता चल रहा है कि किन के साथ संबंध है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और उस टाइम पे किसी ने इस तरीके से सोचा भी नहीं कि ये बहुत पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो सकता है, हॉरर से रिलेटेड हो सकता है। बस उंगलियां उठ जाती थी कि भाई कोई है जो गाँव में कोई बना रहा है ऐसे लड़कियों को और बुलाता है, उनके साथ गलत करता है और घर पर छोड़ देता है। मुश्किल से गाँव में 5 लड़कियां बची थी। उनमें एक लड़की थी सरपंच की और एक बहन थी किसकी, जो हमारे ड्राइवर हैं अनिल की, उनकी बहन थी। अनिल को जब ये चीज़ पता चली ना यार, गांव में कुछ अजीब सी ही चीज़ हो रही है। हालांकि वो ज़्यादा कनेक्टेड तो गांव से रह नहीं पा रहा था क्योंकि सुबह जॉब और रात को अपना ड्यूटी। अनिल ने फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिया और अनिल के दिमाग में आई कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि उसे तो पता है ना एक्चुअली में सुरेश कर क्या रहा है। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चीज़ है और सही में ऊपरी है, क्योंकि कुछ लोग आपस में बात भी करते हैं इस हिसाब से कि गांव में देखो किसी को नज़र लग गई, गांव के पता नहीं क्या हो गया, पितर नाराज़ हो गए, कुल देवी देवता ऐसे हो गए। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरे को ना इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए।
अनिल सीधा गया सरपंच के पास और सरपंच को उसने ये बोला कि ऐसा है, मुझे पता है कि गांव में हो क्या रहा है। एक लड़की आपकी बची है, एक लड़की हमारे घर की बची है, मुश्किल से 2-3 लड़कियां और बची है, और मैं जितना बोलने की कोशिश करूँ उतना समझने की कोशिश करूँ। पहले तो सरपंच ने उसकी बात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा कि ऐसा थोड़ी ना होता, ऊपरी थोड़ी ना होती चीज़ें। अगर मैं इन चीज़ों पर बिलीव करूँगा तो गाँव तो मेरे ऊपर ही सवाल उठा देगा। बच्चलन लड़कियाँ थी। अब जब सरपंच की लड़की के साथ होता तो वो एग्री भी करता इस चीज़ को। उसे तो ये था मैं तो अपनी लड़की पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ, उसे बांध के रखूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब वो कुछ लोग होते हैं ना जो आसपास से सुन लेते हैं कि भाई किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उन्होंने भी बोला अरे भाई इसकी बात तो सुन ले, क्या बताना चाह रहा है। तो अनिल बताता है कि ऐसे ऐसे ना मैंने सुरेश को देखा है और वो गाड़ी में बैठा था और मुझे नहीं पता वो किससे बात कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ ऊपरी चीज़ है, कोई तो है जो दिक्कत दे रहा है। इन्होंने एक बस वो होता ना कि अंधेरे में तीर छोड़ दिया, वो जाके लगेगा नहीं लगेगा ये नहीं पता। सरपंच ने बोला कि कहाँ मिला था वो। उसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ मंदिर के पीछे आगे जाके एक पीपल का पेड़ पड़ता है और वहाँ पे सारा अपना उतारा करते हैं, जो दूसरे गांव के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, वहीं पे ऐसे ऐसे गाड़ी लगा के वो उससे बात कर रहा था, मेरे को मिलवाया और मिलते टाइम मैंने कुछ नहीं देखा और वो ऐसे बात कर रहा था। तो अनिल ने बता दिया कि मुझे तो लगा सुरेश का दिमाग चल चुका है, लेकिन अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कोई ना कोई तो दिक्कत है। भाई इन्होंने पूरा इसी तरीके से प्लान बनाया। अब धक्का लगेगा एकदम से, देखना क्या हुआ। इन्होंने इसी तरीके से प्लान बनाया, काम करेंगे रात के 11 बजे आता है ना वो, गाड़ी लगाते हैं ना, रात के 11 बजे ही उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे किसके साथ है वो वहाँ पे। भाई ये लोग सारे इकट्ठे हुए और ये लोग चलना शुरू हुए। इन्होंने देखा पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही है। पीछे मुड़ के देखा सरपंच के घर से उसकी बेटी निकल के जा रही है उस पेड़ की तरफ। अब सरपंच एकदम से हो गया कि भाई ये तो मेरी बेटी कैसे चल दी, और वो पीछे से आवाज़ लगा रहा सपना सपना बेटा कहाँ जा रही है, मेरी बात सुन, रुक जा, कहाँ जा रही है। सपना अपने होश में ही नहीं है, सपना आगे आगे। सब ने बोला सरपंच जी हम है साथ में, इसको चलने दो, देखने दो हो क्या रहा है। भाई सपना आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे, जैसे एक गली दूर कि इसे पता भी नहीं चलना चाहिए हो क्या रहा है। ये देखते हैं उसी पेड़ के पास गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर सुरेश है और सुरेश आराम से जैसे स्माइलिंग फेस होता है ना कि सामने से आ रही है, उसे तो टारगेट दिख रहा है। वो फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं, सपना आती है, गेट खोलती है, सपना उसमें बैठ जाती है। अब इनके बीच में इतना कुछ कन्वर्सेशन होता है, इससे पहले गांव वाले लठ लेके खड़े हो जाते हैं आगे। अब भाई यहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो जाती है सुरेश की कि पकड़ा गया, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो इससे पूछा गया। उस टाइम पर सपना तब भी होश में नहीं थी। सपना बस जैसे यूँ बैठी हुई है तो बैठी हुई है और शीशे को देख रही है, जो कार का शीशा, उसे होश नहीं है। पोजेस्ड हो जैसे वो इनको ये लग रहा था कि इसने वशीकरण करा है, इसने कुछ खिला दिया पिला दिया। अभी तक इन्हें पता ही नहीं था हो क्या रहा है। इन्होंने सुरेश से पूछना शुरू करा कि तूने बता क्या करा लड़कियों को। इनको अब भी उस पैरानॉर्मल पे नहीं था, इनको ये था कि भाई इसने तो कुछ खिला पिला दिया, ये गांव की लड़कियों को कुछ खिला रहा है जो अपने बहकावे में चल के आ रही है और उसके बाद ये कुछ गलत कर रहा है उनके साथ। ठीक है। पहले तो सुरेश ने एक्सेप्ट नहीं करा इस चीज़ को कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। फिर अनिल को बुलाया गया कि ऐसे ऐसा इसका बता, तूने जो हमें बताया था। तो उसने बताया कि तूने वो दिखाई थी, वो औरत थी तेरे साथ, मेरे को तो नहीं दिखी। बोला, फिर वो समझ गया कि मेरी पोल पुट्टी खुल चुकी है। एक्चुअली में हो क्या रहा था, सुरेश ने बताया कि अनिल से जिस दिन मिलवाया था ना, अब एक मर्द की वो होती है कि भाई मैं कुछ फिजिकल बनाने की कोशिश करूं, वो लड़की नहीं थी, वो किसी लड़की की आत्मा थी जिसने उस पेड़ के ऊपर सुसाइड करी थी लटक के। अच्छा। हाँ, जिससे वो गाड़ी में मिला करता था। इसने क्या करा, एक दिन आगे बढ़ के उसके हाथ पे हाथ रखने की कोशिश करी, वो हाथ इसका आर पार निकल गया। अरे भाई साहब। इसने सुरेश ने उससे कहा, इसने खुद बताया कि मैंने उससे फिर कहा कि ऐसे ऐसे संबंध बनाने तो एक मर्द का ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो आत्मा आ रखी थी उसने पता क्या बोल दिया इसको कि मैं तुझे छोड़ के भी नहीं जा सकती और तू मेरे साथ संबंध भी नहीं बना सकता। एक काम कर, गांव में जिस लड़की को तू बोलेगा मैं उसके अंदर आ जाऊंगी और उसे उठा के ले आऊंगी, तो उसके साथ संबंध बना लियो, होंगी तो उसके अंदर मैं ही। ये वहाँ पर ये चीज़ बोली गई। अभी सस्पेंस और तगड़ा खुलेगा। ये पता चल गई। अब भाई एक एक के नाम गिरना शुरू करे, उसके साथ भी तूने करा, हाँ, उसके साथ भी तूने करा, हाँ, जो परिवार इनने गांव से भगा दिया था उसके साथ भी तू नहीं करा था, हाँ। भाई अब गांव वालों को गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि 7-8 लड़कियां इसने पेट से कर दी और ये सोच रहा था किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। गांव वालों ने लठ मार मार के सुरेश को वहीं मार दिया, जान से मार दिया। जान से मार दिया। उसके बाद जब सरपंच बोला ना कि बेटी चल, सपना चलना है यहाँ से, वो सपना स्माइल करके पता क्या बोलती है कि मुझे तो सुरेश चाहिए ही था,
मैं तो चाहती थी कि इसे कोई मार दे, इसे मारोगे तभी तो ये मेरे साथ जाएगा, मैं इसे लेने ही तो आई थी, इसी तरीके से जाना था। मतलब सपना के अंदर जो स्पिरिट थी उसने प्लान ही इस हिसाब से करा था कि इससे मैं कुछ ऐसा करवाऊंगी जिससे गांव वाले इसे मार देंगे और मैं इसे अपने साथ लेके चली जाऊंगी। उस दिन उस चीज़ का वहाँ पर अंत हुआ कि गांव में सब कुछ सही हो गया, लेकिन सुरेश ख़त्म, वो एंटिटी के साथ हो गई। सरपंच की बेटी से वो आत्मा निकल गई थी फिर? वो निकल गई थी बाद में। उसने ये बोला था मेरे को सुरेश चाहिए था, मैं इसे खुद से मार नहीं सकती थी, बस मेरे लिए आपने कर दिया, लठ मार मार के मैं शुरू से यही कर रही थी, जिस दिन फंसना था उस दिन ये फंस गया। मतलब वो एंटिटी जो कर रही थी वो अपने लिए ही कर रही थी, वो इसके लिए कुछ नहीं कर रही थी कि अगर सुरेश ये सोच के खुश हो रहा है कि मैं इसके साथ फिजिकल हो रहा हूँ तो बहुत लंबे टाइम तक हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। उस एंटिटी का ये प्लान था कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे सुरेश मरे और मैं उसे लेके चली जाऊँ। पर भाई जैसे एक तरीके से गांव की सारी लड़कियां ही एंटिटी ने एक तरीके से पोजेस कर ली, तो कुछ कुछ का तो और स्ट्रांग भी होगा, फिर भी कर लिया उसने। भाई जब मैंने बोला कि 4-5 तो रह गई थी, कुछ होगी जो परिवार जिनके पूजा पाठ में रही होंगे या फिर किलवाने। अब देखो मेन मुद्दा ये है ना कि बिलीव कितना है आपका, क्या आप उन चीज़ों पर बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे। आखिरी तक भी पैरानॉर्मल पे बिलीव कहाँ करा, गाँव वालों को लग रहा था कुछ खिलाया होगा। आप अगर आज भी गांव में जाओगे तो वहाँ पर एक ही चीज़ बोलते हैं कि किसी के हाथ का कुछ लेना नहीं है, खिला पिला देगा और बहकावा करके ले जाएगा। वो ये नहीं बोलते कि किसी का खाइयो मत, आत्मा छोड़ देंगे, भूत प्रेत छोड़ देंगे, पिशाच छोड़ देंगे। वहाँ ऐसी रीत नहीं होती। आज भी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को, उन सब चीज़ों को दबा के रखे। मैं तो बोल भी नहीं सकता, मेरा खुद का हुआ था जब मैंने किसी गाँव का नाम ले दिया था तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ कन्फ्लिक्ट हो गया था इस चीज़ को कि गाँव की बदनामी हो रही है। तो गांव इस चीज़ से बहुत डरता है कि हमारे गांव की बदनामी हो, क्योंकि एक बार गांव अंदर ही अंदर पता कि ये नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, वो वैसे बोलते नहीं है। भाई गांव से बेहतर कौन समझ सकता है इस चीज़ को। सही बात है। जो 8 बजे 9 बजे सारे घरों में पैक हो जाते हैं, कोई तो रीज़न होगा। सही बात है भाई। और गांव के जैसे हम बात करते हैं यूपी, अब तो शहर तब्दील होता जा रहा है, लेकिन यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से तो फिर भी बहुत कम है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, हरियाणा, ये तो लिस्ट है पूरी जहाँ से ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट केस की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट केस कहाँ का है भाई? ये तो आज सुबह सुबह ही आया मेरे पास, और बहुत ही अजीब केस। एक अजीब मतलब ऐसा था कि सोशल मीडिया कितना बड़ा ब्लंडर बनता जा रहा है। हमारा एक सब्सक्राइबर, और उसे ओमेगल की आदत है। ओमेगल एप्लीकेशन आपने सुनी होगी, स्ट्रेंजर्स कनेक्ट होते हैं ऑनलाइन, तो उसे आदत है इस चीज़ की। वो जाता था वहाँ पे बातचीत करने के लिए, कोई मिल गया तो ठीक है। उसे काशी विश्वनाथ के आसपास रहने वाली एक लड़की टकराई। अच्छा। उसका नाम है दिया, दिया नाम है उसका, और वो लड़की सिर्फ और सिर्फ 17.5 साल की है, 17 साढ़े 17 साल की। ओमेगल में बात करते हैं, वीडियो कॉल चलती है। जैसे कनेक्ट हुए तो इनकी बातचीत स्टार्ट हुई। तो इनमें जैसा होता है ना कि हमारे सब्सक्राइबर से बात हुई कि इंस्टाग्राम एक्सचेंज कर लेते हैं, तो जो सब्सक्राइबर था उसने बोल दिया नहीं मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता। उसे लगा कुछ साला स्कैम ना हो जाए मेरे साथ, इंस्टाग्राम पासवर्ड ना बदल जाए, चेंज ना हो जाए। उसने क्या करा कि मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता, ये अपनी कहानी वहानी बना दी। तो सामने से लड़की ने बोला चलो कोई नहीं, हम फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब वो जो मूवमेंट था वो एक अलग ही मूवमेंट था कि सामने से लड़की ने नंबर मांग लिया, चलो भाई नंबर एक्सचेंज हो गए। तो इनकी बात किस पर होती थी? व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, बाकायदा मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका। इनकी नॉर्मली बात होती थी। तो जब इनकी बात बढ़ने लगी ना, तो इसने पूछा कि अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। तो उस लड़की ने बताया कि मैं बंगाली हूँ, बंगाली लड़की हूँ, और ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं वैसे हैं, सब कुछ उसने बताया। अब देखो हर जगह तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब आप बंगाली वर्ड सुनते हो ना तो थोड़ा सा दिमाग आपका खटक जाता है उस चीज़ को लेके। ब्लैक मैजिक वगैरह हर किसी पे ये उंगली उठाने वाली बात नहीं है, लेकिन जो ये मीम्स बनती हैं, ये सारी चीज़ें होती है, उस तरीके से उस लड़के के दिमाग में भी आया। तो उसने ना सामने वाली लड़की से दिया से पूछ लिया, फिर तो आप पुतली बनाना जानती होगी। उसने बोल दिया कि हाँ मुझे पुतली बनाना आता है। वो उसने भी मजाक मजाक में बोला और उसने उसका भी बोल दिया। ये इससे लग रहा था कि ये मजाक में बोल रही है। उसने सीरियसली बोला? उसने सीरियसली बोला दिया ने कि हाँ मेरे को पुतली बनाना आता है। ठीक है भाई, इनका मजाक मस्ती चल रही थी। अब इन सारी चीज़ों में देखना इनकी आपस में बात पता क्या होती थी। जैसे हमारा जो सब्सक्राइबर है वो 25 साल का, लड़की है 17.5 साल की, और लड़की ये चाहती है कि लड़का जैसे हमारा दिल्ली गए तो वो काशी विश्वनाथ जाए। लड़की उसे बार बार ये कह रही कि तुम्हें पता है ना अगले 2-1 महीने में तुम्हें कहीं स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है दूसरी स्टेट में,
तो तुम मेरे पास आओ काशी विश्वनाथ, मुझसे मिलते क्यों नहीं हो? बार बार उसे इंसिस्ट किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, मुझसे मिलो, आके मुझसे मिलो। और इसके दिमाग में ये चल रहा है यार कि मेरी नाइट शिफ्ट है, मैं कैसे मिलूँ। लेकिन इसके दिमाग में एक चीज़ नहीं चल रही, 17.5 साल की लड़की 25 साल के लड़के को इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है अपने पास बुलाने के लिए? हमारी वीडियोस तो ये देखता ही है। एक दिन आपस में इनकी बातचीत होना शुरू हो गई कि तुम बंगाली हो, ब्लैक मैजिक के बारे में जानती हो। तो उसने क्या करा, अपनी तरफ से बोल भी दिया कि हाँ मेरे को आता है ब्लैक मैजिक। तो इसने ऐसे मजाक में पूछ लिया कि तुम क्या क्या करती हो। उसने बोला मैं मारण क्रिया कर लेती हूँ, मैं वशीकरण कर लेती हूँ, पुतली बनाना तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसने मजाक में बोलना शुरू कर दिया कि ऐसे थोड़ी ना होता, 17.5 साल की तो हो तुम, अभी ऐसे कुछ नहीं है, मजाक मस्ती चल रही है। वो बोली तुम इस चीज़ को मजाक मस्ती में ले रहे हो, मेरे खुद के गुरुजी हैं जो ये सारी चीज़ें मुझे सिखाते हैं। इसने और हवाबाजी कर दी कि मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वही इंसिडेंट में जो सुनते हैं वो तांत्रिक और मौलाना पंडित के बारे में, कि मैं तो उनके बारे में जानता हूँ, मेरे को पता है कैसे किया जाता है। ब्लैक मैजिक में तो सेक्रीफाइस दिया जाता है, आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसकी कुर्बानी दी जाती है। वहाँ पे उस लड़की ने एक बात बोल दी इसे कि सेक्रीफाइस तो मैंने भी दिया है अभी। उस लड़की ने इसे बोला कि सेक्रीफाइस तो मैंने भी दिया है अभी। इसका थोड़ा सा माथा ठिनक गया, ये और बोलने लगा कि ऐसे थोड़ी ना होता, सेक्रीफाइस इंसान को मारना पड़ता है, उसको इतना फोर्स करना पड़ता है। तो उस लड़की ने क्या करा, बताया कि अभी एक सेक्रीफाइस जो हुआ है, मैंने एक लड़के को इंसिस्ट करा कि वो सुसाइड कर ले, और उसने कर भी ली। पहले मैंने तो फ़ोन पे बात करी इससे, पूरी आधी चीज़ें तो मैं समझ ही नहीं पाया क्योंकि मेरे को बड़ा अजीब सा केस लग रहा था। इसने जब ये लड़का बात करने लगा तो इसने बोला कि मतलब मैं समझा नहीं। तो लड़की बताना शुरू कर दी है कि एक लड़का था जिसका 12 साल से मुझ पर क्रश था, स्कूल टाइम से ही। तो वो मुझसे बात करता था और हम रिलेशन में भी थे, लेकिन मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मुझे बोला था कि अगर तुम्हें सेक्रीफाइस करना है तो किसी एक ऐसे लड़के पे करना पड़ेगा जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा दीवाना है, या फिर माँ बाप में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, भाई बहन में से किसी को चुनना पड़ेगा। इसने उस लड़के को चुना। अच्छा, वो लड़का ऑलरेडी, ये लड़की देखो उसे कैसे कैसे सेक्रीफाइस करवाया। रिलेशन चल रहा है, ब्रेकअप कर लिया। अब वो लड़का डिप्रेस है कि 12 साल का रिलेशनशिप है, ये है वो है, सब कुछ ऐसा है, घर में भी ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं चल रहा, सबसे दीन दुनिया से काट दिया। एक परफेक्ट लाइन जैसे आप सुनते हो ना कि लड़की जीवन में आती है तो दोस्तों से दूर हो जाते हैं, हो गए सारे कनेक्शंस ख़त्म, घर में भाई बहनों से बातचीत ख़त्म, मम्मी पापा से ज़्यादा बन नहीं रही है। और इस एज में 17-18 में यही होता है ज़्यादातर। उस लड़के को इतना डिप्रेस कर दिया। और वो लड़का पता है क्या बोल रहा है, मैं तेरे बिना मर जाऊँगा। वो लड़की बोल रही है मर जा, फिर तेरे को मर जाना चाहिए, तेरी जीवन में कुछ रखा नहीं है, तुझे मर जाना चाहिए। और सब्सक्राइबर सब कुछ सुन रहा है कि भाई ये लड़की बता रही है और इतने इंटेंस मूवमेंट से बता रही है। एक तरफ ये लग रहा है कि मजाक तो नहीं कर रही, लेकिन जिस तरीके से वो लड़की बता रही थी ना कि हमने क्या क्या किस किस चीज़ की आहुति दी है, क्या क्या दिया है, कि जैसे कुछ पौधे होते हैं, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, वो सही जगह पे भी चढ़ाए जाते हैं, उन सब पौधों से हमने उस काली क्रिया को किया, हमारे गुरुजी ने वो क्रियाएँ करवाई है हमसे। उसके बाद उस लड़के को फोर्स कर करके उससे सुसाइड करवा ही दी। अब ये सब्सक्राइबर को बिलीव हो रहा है कि ये शायद सच्ची बोल रही है। अभी कैसे पता चलेगा? तो उसने ऐसे ही मैनिपुलेट कर करके उसे वो करवा लड़के को सेक्रीफाइस कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी भी लड़के को ऐसा लग रहा था कि यार ये सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, समझ नहीं आ रहा। तो जैसे लड़के ने बोला कि एक बार वीडियो कॉल पे कनेक्ट होना, तो जैसे लड़के ने बोला कि एक बार वीडियो कॉल पे कनेक्ट होते हैं, मुझे कुछ बातचीत करनी है। लड़का जैसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट होता है तो लड़की घर में थी, उसने कुछ डीप पहना होगा, तो उसके यहाँ पर निशान था कुछ। उसने पूछा कि तुम्हारा निशान क्या है? तो ये लड़की बताती कि एक्चुअली में जैसे मैं आपको बता रही थी ना ये ब्लैक मैजिक के बारे में, तो मेरे जो दादा थे, परदादा, उनको वो थे सबसे बड़े तांत्रिक। उन्होंने दादी को पास करा और दादी ने मुझे पास करा। तो जब भी हमारे किसी भी कुल में कोई ऐसी ब्लैक मैजिक की चीज़ें करता है ना, तो उसके शरीर पे एक निशान आ जाता है। और ये जो निशान है, इसने पहले ही मेरी ज़िंदगी को 50% कर दिया। मतलब अगर वो 70 जीने वाली है तो 35 की हो गई है। जैसे सिद्धि चलती आती है तो बलिदान लेती है, इस लड़की को ये है निशान है, और वो 35 साल की उसकी उम्र है कि 35 के बाद ये मरेगी। इससे पहले इसे क्या करना है, अपनी एक वो होते ना कि आर्मी क्रिएट करनी है कि मेरे अंडर इतने सारे भूत प्रेत होने चाहिए, इतना सब कुछ होना चाहिए। सेक्रीफाइस कर रही है। तो गुरुजी के साथ मिलके ये क्या कर रही है, अपने लड़कों को कुर्बान। अब ये लड़का पता क्या बोलता है, ये लड़का बोलता है कि मुझे इतना सब कुछ क्यों बता रहे हो? बोलिए अगला नंबर आपका ही तो है।
अरे भाई साहब, वो कर दिया बिल्कुल, दावा सा ठोक दिया। सीधा कि अगला नंबर आपका ही तो है। अब ये बोला मैं तो नहीं आऊँगा ऐसे, मतलब मैं तो नहीं आ रहा तेरे से मिलने के लिए काशी विश्वनाथ, तू तो एक मर्डरर है। और मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है उसमें यही बात हो रही है कि तू एक मर्डरर है, तू एक मर्डरर है। तो वो पता क्या बोल रही है, तू प्रूफ करके दिखा दे। तू तो इसलिए उसको बोल रही है कि तू तो इसलिए बच रहा है क्योंकि तू इस बारे में जानता है, जो तू ब्लैक मैजिक की स्टोरीज तू सुन रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो तू बच रहा है, तू बच गया, तूने समझ लिया। आखिरी में जब मेरी इससे अभी कॉल पे बात हो रही थी यहाँ से आने से पहले, मैं यही बोल रहा था कि भाई आप कैसे इतनी जल्दी मतलब मान गए कि मेरे को मिलना चाहिए, ये नहीं कि ब्लैक मैजिक वगैरह। लड़का बोला कि अक्षय भाई मैं ना सच बता रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की मुझे कैसे कन्विंस कर रही थी, मतलब एक तरीके से वशीकरण हो रहा था इस पर। इसने बोला कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अगर मैं 25 साल का और मैं 17.5 साल की लड़की के साथ अगर फिजिकल हो गया और उसने मेरे के लिए कंप्लेंट दर्ज कर दी तो मेरा क्या करियर रह जाएगा। एक तरीके से नाबालिग रही ना वो। इनकी जब बातें बातें हुई तो उस लड़की ने साक्षात ये बोल दिया कि अगला नंबर तो आपका ही था। जब इनकी आपस में बातचीत हो रही है तो वो बता रही है कि मेरे को तो ऐसे बलिदान देना होता है, अब आप नहीं होगे तो 1-2 महीने में कोई और होगा। और वो लड़का अभी भी यही कह रहा है, अक्षय भाई इसको जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड करो, क्योंकि हर कोई ओमेगल पे ऐसे ही कनेक्ट हो जाता है। और वो लड़की अपने आप को बताती कि मैं वर्जन हूँ। अच्छा, जब ही खिंच रहा है ये। बस कि दूसरा बंदा ठीक है, दिखने में ऐसी है वैसी है वैसी है, और मैं फ़ोटो तो रिवील नहीं कर पाऊंगा, जब आपको दिखाऊंगा ना आप भी कहोगे कि भाई ठीक है लड़की, स्पेक्स लगाती है, 17.5 साल की है और पूरी एक्सपर्टीज़ है ब्लैक मैजिक में, कोई एक सपोर्ट है जो उसके पास है, और वो अपने शिकार सिर्फ ओमेगल से ही ढूंढ रही है। भाई मानना पड़ेगा ओमेगल पे ये सब चल रहा है यार, हद हो। बिल्कुल भाई, अभी थोड़े टाइम पहले ओमेगल बंद भी तो हुआ था वो शायद। चेंज हो गया उसका नाम, पहले चलता था। नहीं मेरे ख्याल से अभी हमने आते वक्त चेक भी किया था, सेम है, ओमेगल वही है। अच्छा, हाँ खैर हमने बट ये हुआ था ना कि बीच में बंद हो गया था, फिर उसने अपना नाम रीनेम किया था। हमने अभी वेबसाइट देखी है, सेम नेम चल रही है। हाँ सेम नेम है। हम भी काफ़ी हैरान थे, हमने तो पहले जैसे ऐसे बात होती है भाई ओमेगल तो कब का बंद हो गया था, क्या बात कर रहे हैं, खोल के देखा चल रहा है। और इस लड़के का यही है कि भाई मैं तो बच गया, लेकिन आगे आने वाले जितने भी लोग हैं ना उन तक ये बात पहुंच जाए कि ओमेगल पे इस तरीके से तुम शिकार बन जाओगे। उस लड़की का सिर्फ यही काम होता है, किसी को अपने पास बुलाया, उसको आराम से अपनी बातों में उलझाया। अब कोई जाएगा काशी विश्वनाथ जो कि इतनी प्रसिद्ध जगह है इन सब चीज़ों के लिए, 1-2 रात तो वहाँ रुकेगा ही, वो वहीं पे डिनर करेगा, वहीं पे कुछ खाने में दे दिया जाएगा और वहीं पे बलिदान कटक। भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड है भाई ये कि ओमेगल में तुम किसी स्ट्रेंजर से मिले और वो ये कर दे। भाई मैंने जितनी भी हॉलीवुड मूवीज बॉलीवुड मूवी देखी है, इसमें होता क्या, स्ट्रेंजर्स में ऐसे ही तो होता है। एक हॉस्टल मूवी है पूरी इसी चीज के ऊपर, अगर आपने उसमें भी तो ये होता है, शैतान पिक्चर में उसको खाना खाने जाते हैं, वो लड्डू साइड में रख देता है, वो खा लेती है। लेकिन फिर भी एक चीज देखो ना कि बोलते हैं कि शैतान मूवी में तो बहुत जल्दी हो गया सब कुछ, कि एक लड्डू में एकदम से ही सब कुछ हो गया। ये पूरी अपने जाल बिछा के बैठे हो ओमेगल पे कि बढ़िया अपना आराम से कन्विंस करेंगे, उसे बुलाएंगे। बट वैसे अगर ये लड़की वाकई में इसकी जान लेना चाहती थी तो इसे रियलिटी क्यों ही बताई फिर उसने, ये भी तो बात है। मेरे दिमाग में दीपक भाई ये क्वेश्चन नहीं है, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये 17.5 साल की लड़की ही क्यों कर रही है। क्योंकि अगर एक लड़का उसके साथ फिजिकल हो गया, उसके बाद वो अगर बोलेगा ना कि मैं अब तेरे साथ नहीं रहूँगा, वो लड़की बिल्कुल उसके ऊपर केस ठोक सकती है। तब भी वो उसकी बलि ले लेगी ब्लैकमेल कर करके कि बंदे को एट द एंड सुसाइड करना ही पड़ेगा। तो या तो ये लड़की तेज़ बहुत है, या फिर इस लड़की को दिमाग किसी ने बहुत तेज़ दे रखा है कि अपनी उम्र का फ़ायदा उठा, किसी 25-26 वाले को फंसा, बुला, उसके साथ इंटीमेट हो जा, और ऐसे नहीं बलि देगा तो वैसे तेरे चक्कर में मरेगा ये। भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ें चल रही हैं यार इंटरनेट पे। स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे यही तो हो रहा है। कहीं स्कैम हो रहा है तो कहीं ब्लैक मैजिक हो रहा है। स्नैपचैट में भी चल रहा है भाई एक रिक्वेस्ट आएगी, एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगता है। भाई स्कैम तो बहुत चल रहे हैं, पर ये ब्लैक मैजिक वाला पहली बार सुना है। और हमारे पास जैसे रिकॉर्डिंग है, मतलब कॉल पे बात करी उससे, मैंने एक एक चीज़ कंफर्म की। मैं भाई तुम जाने वाले थे, बोला मैं जाने वाला था। बोला कोई टाइम जा रहा था, मैं तो चला जाता उससे मिलने के लिए। बोला मैंने पहले नहीं सोचा कि ये 17.5 की है, जब मेरे को समझ में आ रही है, जब इसने मेरे सामने सारी चीज़ें रख दी कि ऐसे मैंने तो उसका पर कर ये दिया। उतनी ओपनली सही बात है, ऐसे क्यों रख रही है? अगर फंसाना ही है तो बोल दे स्टूडेंट हूँ, ये हूँ। देखो एक चीज़ को समझो भाई कि इसने हवाबाजी कर दी ना सामने से कि मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ। उसके दिमाग में है कि आप फंसेगा तो है नहीं।
और उसने बंगाली सुनते ही ये भी बोल दिया कि पता होगा आपको तो इस सब के बारे में। ब्लैक इसने तो अपनी तरफ से, जैसे होता है ना कि शुरू से ही मस्ती मजाक चलता आ रहा था, लेकिन जैसे हम ये सोचते कि ओपनली कैसे हो गया, वो आपने कई बार देखा होगा ना कि जैसे सोनू की टीटू की स्वीटी है, उसमें जब उसकी सगाई हो रही होती है तो मुंह पर बोलती है बचा ले अब। उस लड़की ने स्क्रीनशॉट में ये लिखा, उससे जब मैंने कॉल पे बात करी तो उस लड़के ने यही बोला हुआ है कि लड़की ने मेरे को चैलेंज दे रखा है कि तू प्रूफ करके दिखा दे कि मैंने ये करा है। स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट से मेरे को नहीं लगता बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि लड़के ने जिसने करी उसने अपनी दबाव में आके जो करा सो करा, लेकिन लड़के को चैलेंज दे दिया तो प्रूफ करके दिखा दे। तो वो मेरे पास आया है कि भैया कुछ करा तो नहीं जा सकता, कम से कम दुनिया तक पहुंचा दो ताकि दुनिया अवेयर हो जाए इन सब चीज़ों को कि क्या चल रहा है। भाई सही बात है, बच के रहना यार ऐसी चीज़ों ये से। एक नया स्कैम पता लगा हुआ था, काला जादू चल रहा ऑनलाइन मिलकर। गूगल पे सर्च करो तो लिस्ट आ जाएगी पूरी स्पॉन्सर्ड में। वैसे अब तक तो डॉल बना दी होगी उसने इसकी। मेरे हिसाब से भाई वशीकरण फेल हो गया। बच गया ना हम ये कह सकते हैं कि जो हम वीडियोस बना रहे हैं, थोड़ा बहुत चर्चा कर रहे हैं, कोई तो समझदारी ले रहा है उससे, कोई तो समझ रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो एक आदमी लड़का इतना पागल हो रहा है, मैं 25 साल का हूँ, 17:30 बजे जाके सोचो वो लड़का सिर्फ ये बोल दे वहाँ से आने के बाद काशी विश्वनाथ से मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, और वो वहाँ पे अपने पूरा सेटअप लेके बैठी है, 17:30 के साथ तुम फिजिकल होके गए हो, कमिटमेंट दिए हैं, ये है वो है, अब तो तुम गए काम से। लड़का इतना प्रेशर में हो जाएगा वो वैसे सुसाइड कर लेगा। सही बात है भाई। भाई मानना पड़ेगा यार, अनबिलीवेबल, मतलब अलग ही चीज़ है भाई ये तो वो वाली चीज़ है कि मैं सुबह आ रहा था तो वो नहीं होता कि ऊपर वाले ने कहा ये बता के आइयो अच्छा कि कोई तो सीख ले इससे। हाँ सही बात है भाई, ज़रूरी है आज के टाइम। बहुत से बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं भाई, ऑनलाइन बातें करना, स्ट्रेंजर से मिलना और इस सब ओमेगल वगैरह पे। याद है लास्ट टाइम जब हम पॉडकास्ट खत्म हुआ था तो हम आपस में बात कर रहे थे, मैंने एक और केस बताया था कि एक जम्मू की लड़की है 17 साल की, जिसको उसकी सारी दोस्तों ने मिलकर करा था। एक प्रूफ भी दिखाया था मैंने, वो कोई चीज़ चलती हुई उसके जा रही थी हाँ वीडियो में, जो कोई एंटिटी जा रही थी, तो वो भी तो 17 साल की लड़की के साथ ही हुआ था, जो उसकी 17-18 साल की लड़कियों ने ही करा था जम्मू में। भाई अगले केस पे चलते हैं। अगला केस कहाँ का है, कहाँ की कहानी है? भाई ये कानपुर का है, और कानपुर में ये आज से 40-45 साल पहले हुआ। एक साधारण सा इंसान जिसका नाम था रामकरण, जिसके मम्मी पापा इस दुनिया में थे नहीं, और उनकी ज़मीन जायदाद थी। ज़मीन जायदाद में खेत, जहाँ पर बुआई वगैरह हुआ करती थी, खेत खलियान हुआ करते थे रामकरण के। और रामकरण सिर्फ इसी चाह में था कि कोई एक अच्छी जीवन साथी मिल जाए, और किस्मत से वही हुआ कि एक अच्छी जीवन साथी उन्हें मिली। वक्त बीतता गया और उनसे 6 बच्चे हुए, 6 के 6 लड़के। सबसे छोटे वाले की जो उम्र रही 4 साल, सबसे बड़े वाले की जो थी वो 17 साल। अच्छा खासा समय था, बहुत खुशहाल परिवार था। इनके जो लड़की के मम्मी पापा थे वो रहते थे कानपुर से कुछ 20-30 किलोमीटर दूर। तो उस टाइम पे घोड़ा गाड़ी हर किसी के पास हुआ नहीं करती थी। रामकरण अपना जो आना जाना था वो साइकिल पे ही किया करता था। बच्चों को ले जाना, घुमाना फिराना, सब कुछ जो था, घर में अच्छा खासा प्यार मोहब्बत सब कुछ थी। एक टाइम पे जो रामकरण की वाइफ थी, उनको पता नहीं पेट में क्या डिसीज़ हुई या फिर क्या पेट में हुआ, समझ नहीं आया। उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा। अब जब आपस में बातचीत होती है तो उस टाइम पर नहीं थी ये सारी अल्ट्रासाउंड वगैरह की टेक्निक, तो जो गांव में वैद्य हुआ करते थे वो इलाज करवाया करते थे। तो वैद्य के पास ये लोग जाते थे और वो कुछ अपनी तरफ से आयुर्वेदिक दवाई दे देते थे, जो बहुत गर्म दवाइयाँ होती थी, जिससे अगर पेट ठीक हो गया तो कोई और बीमारी हो गई, उससे कोई और बीमारी हो गई। वक्त चलता रहा, बीतता रहा, लेकिन ये कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि किसी बड़ी हॉस्पिटल या बड़े किसी दवाखाने तक पहुंच जाए जहां पर ठीक हो जाए। 1 साल उस सिचुएशन में ये रही रामकरण की जो वाइफ थी, और फिर ये एक्सपायर हो गई। इन्होंने अपने जीवन को अलविदा कह दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। अब रामकरण को ये तो समझ में आ गया था कि यार मैं अकेला वो इंसान हो गया हूँ जो मेरे को अपने 6 बच्चों को संभालना है। और सबसे छोटे वाले बच्चे 4-5 साल 6 साल के, जो बच्चे बार बार पूछ रहे मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, उनके लिए तो वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि समझ में ही नहीं आ रही। तो रामकरण का उस टाइम पे जो उपजाई थी, मतलब खेतों का जो फसल थी, उसका सीज़न आ रखा था। तो रामकरण ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, अभी 6 के 6 बच्चों को थोड़े टाइम के लिए नानी के पास छोड़ देता हूँ इनकी, और मैं अभी फसल पर ध्यान देता हूँ। इन सब इमोशनल चीज़ों में फसल का काम रह जाएगा। तो रामकरण क्या करता है, वही साइकिल पे एडजस्ट करके 2-3 को आगे बैठाया, 2-3 को पीछे बैठाया, निकलता है अपने सीधा नानी के वहाँ पहुँचता है और नानी से बातचीत करता है। तो उस टाइम पर नानी का मुंह बना हुआ था, जैसे होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी थोप रहे भाई। नाना जी फिर भी खुले हाथों से बच्चों को स्वीकार लिया कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
अब उस टाइम पे ये था कि नानी बार बार बोल रही थी कि ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। अब ठीक नहीं हुआ हो तो सबको ही पता है, लेकिन उस चीज़ का करा क्या जाए। रामकरण बताते हैं वहाँ पे कि ऐसे ऐसे हो गया, तो फसल अब मेरे को संभालनी है, बच्चों को मैं संभाल नहीं सकता, और कब तक मैं पड़ोसियों के पास बच्चों को छोड़ूंगा। 1 दिन 2 दिन, अब तो ऐसा हो रहा है कि पड़ोसी भी बोल देते हैं कि उनको भी काम है, हर किसी को कोई ना कोई काम रहता है, और आधे से ज़्यादा तो खेतों में ही जाते हैं। उनकी नानी ने बोला कि ठीक है, आप हमें बता दो कब तक आप आओगे, तब तक हम बच्चों को संभालते, फिर आप देखना। लेकिन जाते जाते ना नानी दिमाग में एक बात डाल देती है कि तुम्हारी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम बच्चों को संभालने वाला कोई तो होगा। हमारी उम्र रही कितनी है अब, 10 साल, 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। रामकरण उस चीज़ में मतलब था ही नहीं। उसे ये था कि नहीं भाई, मतलब एक होता ना इंसान को बार बार पुराने दिन याद आते कि मेरी अभी बीवी को मरे कितना टाइम हुआ है, और ये मेरे को दूसरी शादी के लिए बोल रहे, 6 बच्चे हैं, कोई आएगी तो क्या संभालेगी। रामकरण ने ध्यान नहीं दिया, वो साइकिल उठाते और अपने घर वापस आ जाते हैं। ये अपनी फसल पे ध्यान देना शुरू करते हैं। फसल वगैरह जो लगी हुई थी, उनका दिमाग यही चल रहा था कि भाई मेरे को पैसे इकट्ठा करना है, बच्चों की परवरिश करनी है, और वैसे ही किसानों को इतना ज़्यादा पैसा मिलता नहीं उनके फसल का। फिर भी ये अपनी फसल के 2-3 महीने निकालते हैं, उसके बाद डिसीज़न बनाते हैं कि अब मैं अपने बच्चों को लेके आऊँगा। ये साइकिल उठाते हैं, अपने बच्चों को लेने के लिए निकलते हैं नानी के घर पे, और रास्ते में जब ये जा रहे थे तो इनका ध्यान पड़ता है कि साइड में ही एक बुज़ुर्ग आदमी पेट पकड़ रखा है और बहुत दर्द में है। तो ये वहाँ पे उस आदमी के पास जाते, बोलते बाबा क्या हुआ। सरल इंसान, व्यवहार के अच्छे थे, इन्होंने पूछ लिया, और वो बुज़ुर्ग आदमी बताता है कि बेटा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर तेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ी सी आगे मेरी कुटिया है, मुझे वहाँ तक छोड़ दे। इसने पहले तो सोचा कि यार मेरे को बच्चों को भी लेके आना है, इसको छोड़ूंगा तो मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगा। फिर दिमाग में यही आता है कि चल के भी कैसे जाएंगे बाबा, तो इसने बोला ठीक है बाबा आप पीछे बैठ जाओ। अब ये चलना शुरू करते हैं। तो जैसे रामकरण थे, उन्होंने बाबा से पूछ लिया कि बाबा क्या हुआ, आप ऐसे कैसे बीमार हो गए चलते फिरते। तो बाबा बताना शुरू करते कि बेटा मैं क्या करूँ, हमारी तो मजबूरी है। गांव में हम रहते थे तो वहाँ पर हम नीची जाति से हैं, तो ऊंची जाति वाले हमें बहुत डांटते हैं, मुंह नहीं लगाते, तो हमें खेतों में अपनी कुटिया बनानी पड़ी। एक मेरी लड़की है, गांव वाले उस पर भी गंदी नज़र रखते थे, तो ऐसे ऐसे मैं अपने गांव से खिसक के यहाँ पे आ गया। अब फिर इसने पूछना शुरू करा रामकरण के बारे में कि आप क्या, कहाँ जा रहे हो, यहाँ से कैसे निकलना हुआ। तो इसने बताया रामकरण ने कि ऐसे ऐसे 6 बच्चे हैं, बीवी एकदम से ऐसे ख़त्म हो गई, ज़िंदगी उजड़ सी गई है, और दूसरी शादी के लिए बोल रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं होता, फसल भी इस बार इतनी अच्छी नहीं हुई, पैसे भी पता नहीं कैसे होंगे, अब बच्चों को लेने जा रहा हूँ, पता नहीं बच्चों को कौन संभालेगा। तो ये रामकरण तो भरा बैठा था, इसने सब कुछ उस बाबा के आगे बोल दी। बाबा ने बोला कि ठीक है बेटा कोई नहीं, दोनों ही दुख में है, वो कुटिया आ गई मेरी, यहीं पर मुझे छोड़ दो। तो जैसे ही रामकरण साइकिल उठाते ना जाने के लिए, तो बाबा पीछे से बोलते कि बेटा वैसे जैसे तुम्हारी जो सासू माँ है वो सही तो कह रही है, तुम्हें शादी तो कर लेनी चाहिए, अब 6 बच्चों को कौन संभालेगा। तो रामकरण ने बस ऐसे देखा, लुक दिया, और फिर वो पुरानी यादों में अपने, उनकी वाइफ का नाम रीना था, तो वो अपनी रीना के बारे में सोचने लगे और आगे बढ़ने लगे। फिर एकदम से जो बाबा थे बोलते बेटा सुनो, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी भी एक बच्ची है, और मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा, मैं परख रहा था तुम्हें, और तुम्हें लगे तो तुम मेरी बच्ची से शादी कर सकते हो, वैसे भी गाँव का कोई आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। उस टाइम भी रामकरण ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, वो बोलते ठीक है बाबा मैं सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा। ये पहुंचते हैं सीधा अपनी ससुराल में, सासू माँ के पास। तो वहाँ पर फिर वही बातें चल रही है कि भाई तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। तो इनके दिमाग में ये चल रहा होता है यार, जहाँ जाता हूँ यही टॉपिक चलता रहता है, और पुरानी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो वो जो नानी थी वो खूब बोलती है इन्हें कि तुम्हें कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। बोलते हैं ठीक है मैं इस बारे में विचार बनाऊंगा, आपको बता दूंगा। ये अपने बच्चों को लेके अपने घर आ जाते हैं। अब बच्चों को जब घर लेके आ जाते हैं, अगले दिन ये खेत में जा रहा है, 2 बच्चे किसी पड़ोसी के हैं, 2 बच्चे किसी और पड़ोसी के। सबसे जो बड़े वाले थे वो तो 17 साल के बच्चे कहाँ ही बात करेंगे, वो तो यूँ है कि यहाँ चल रहा है जो ज़िंदगी में चल रहा है, कभी बाप का हाथ बटाने चले गए खेतों में तो ठीक है, वरना अपने पढ़ाई लिखाई चल रही है, जो भी नॉर्मली चीज़ें चल रही हैं। क्या हुआ, सबसे छोटे वाला जो बच्चा था, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होती है। तबीयत ख़राब हुई तो पड़ोसियों ने बताया कि आपके छोटे वाले बच्चे की तबीयत ख़राब है। उसको दवाई वगैरह दिलवाई, वैद्य से दवाई दिलवाई, और फिर एक दिन क्या हुआ, सबसे छोटे वाला बच्चा उनका एक्सपायर हो गया। और जिस कंडीशन में हुआ वो कंडीशन बड़ी अजीब सी थी। वो कंडीशन कुछ इस तरीके की थी कि बच्चा जो था वो कुछ अलग ही स्थिति में गया इस दुनिया को छोड़ के। इसको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या।
अब भाई उधर से वो आए, सासू माँ वगैरह आए, बच्चे को देखा कि यार ये तो चला गया और तुम क्या ध्यान रखोगे, मुझे नहीं लग रहा कि तुम ध्यान रख पाओगे, ऐसा है वैसा करके। तो फिर दोबारा इस पर दबाव डाला कि तुम्हारे 5 बच्चे बचे, कम से कम उनका तो ध्यान दे लो, तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, ऐसे कर लेनी चाहिए। फिर ये बताते हैं अपनी सासू माँ को कि ऐसे ऐसे मैं जब गया था ना, तो वहाँ पे एक बाबा थे और उन्होंने अपनी बच्ची के बारे में बताया था, तो अगर मैं करूँगा तो एक बार उनसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा वैसे तो व्यवहार किसी से मिल नहीं रहा था, उस बाबा से मेरा थोड़ा व्यवहार मिला था। तो अब वो सासू माँ गुस्सा होगी कि क्या कोई रोड पे मिल जाएगा तो तुम किसी से भी कर लोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम एक बार मिल लेते हैं उनसे, मिल के उनका थोड़ा सा आपको भी व्यवहार समझ में आ जाएगा। अभी अपनी सासू माँ को लेने अगले दिन जैसे सब कुछ क्रियाक्रम करके अगले दिन लेके जाते हैं उस कुटिया के पास, तो वहाँ पर वो लड़की खड़ी होती है, उसका नाम रानी था, पहले वाली का नाम रीना था, इसका नाम रानी है। तो जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं, लड़की दिखने में सुंदर थी, तो सासू माँ ने बोला कि बेटा तेरा बाबा कहाँ है, बाबा को बुला। तो वो लड़की बताती कि बाबा तो अभी 1 हफ्ते पहले गुजर गए। तो बोलते कि तू यहाँ पे अकेली क्या कर रही है, बोली मेरे को जो बाबा ने बताया था ऐसे सब्जी उगानी है, ये करना वो करना, मैं तो वही कर रही हूँ। तो वहाँ पे रामकरण समझ गया कि भाई इसका भी व्यवहार ठीक है बात करने में। तो रामकरण बोलते कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो ऐसे ऐसे आपके बाबा ने मेरे से बात की थी। तो लड़की भी बोलती है कि आप रामकरण हो, अब बाबा ने मुझे बताया था आपके बारे में, आपने उनकी एक बार जान बचाई थी ऐसे ऐसे। तो रामकरण बोलते हैं काम करो, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। ये उन्हें अपने घर लेके आ जाता है, दिखाते हैं 5 बच्चे हैं, ऐसे ऐसे अगर आप इनकी देखभाल कर सकते हो तो आपका भी कोई नहीं है, मेरी ज़िंदगी में भी कोई नहीं है, ऐसे ऐसे आप बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, तो हम शादी कर लेते हैं। भाई ये शादी कर लेते हैं, लाइफ आ जाती है दोबारा ट्रैक पे, ठीक है। अब रामकरण की ज़िंदगी थोड़ी सरल हो गई, वो अपने खेत में जा रहा, बच्चे हैं आराम से। लेकिन जो सबसे 2 बड़े बच्चे हैं वो तो फिर भी बात नहीं कर रहे, उन्होंने कभी उसको अपनी माँ स्वीकार ही नहीं, रानी को। वो अपनी जो असली माँ थी रीना, उसी के ही दिमाग में रहते थे कि वही हमारी माँ थी, ये आ गई बच्चों का ध्यान रखने के लिए, तो ज़्यादा अच्छे से व्यवहार भी नहीं होता था। अब कैसे ये लोग सोया करते थे, जैसे घर में घुसते ही एक बहुत बड़ा आंगन है, राइट हैंड साइड में वॉशरूम है, अंदर जाते ही किचन बाहर की तरफ, और 2 पीछे कमरे हैं, जिसमें एक कमरा बच्चों को दे रखा है और एक में पति पत्नी ये सोते हैं। जब सबसे छोटे वाला अगर रोता है तो रात को वो इनके पास आ जाता है, वरना वहीं वो भाई अपने संभालते रहते हैं कि हमारा भाई हम देख लेंगे, ठीक है। इस बात को 6 महीने हुए थे, शादी वगैरह हो चुकी थी और सबसे छोटे वाला बच्चा जा चुका था। फिर जो सबसे छोटे वाले से बड़ा वाला बच्चा था, उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसको भी समझ नहीं आ रहा, पेट में दर्द हो रहा है, छोटा बच्चा था, कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, खाना नहीं खा रहा, खाना खा रहा तो उल्टी आ जा रही है। एक दिन ये खेत में गया, जो रामकरण था, वापस आया, रात को ये लोग सोए, और सुबह जब ये उठ के जाके देखते हैं दूसरे कमरे में, तो वो जो सबसे छोटे से बड़ा वाला बच्चा था जो 5वें नंबर पे था, वो भी ख़त्म। और वो जो ख़त्म हुआ भाई, वो एक ख़त्म होना सबसे और अलग चीज़ थी, क्योंकि वो पूरा नीला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था इसके शरीर में खून नहीं है, कि पता नहीं रात को ऐसा क्या सांप काट गया, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई। इस दर्द को इन्होंने ये सोच लिया और एकदम ही खत्म हो रहे हैं। ये पहले सबसे छोटा हुआ, फिर उसके बाद उससे बड़ा हुआ, अब रह गए 4। सीरीज़ वाइज हम काउंट करेंगे, नीचे से अभी हम चल रहे ऊपर। भाई वो भी खूब दबा के रो रही है, जो रानी है, कि बच्चा ख़त्म हो गया, बच्चा ख़त्म हो गया। उसने तो दिल से लगा रखा था, सबसे छोटा था तो रहता था उसके पास, ठीक है भाई। वक्त गुजरता रहा, ये वक्त भी टल गया। इसके बाद क्या हुआ, अब जैसे खेत पे वो जाया करता था रामकरण, अपने दोनों सबसे बड़े वाले बच्चों को साथ ले जाया करता था कि हाथ बंटवाने ये सब कुछ। जो उससे 2 ऊपर बच्चे थे, उन दोनों की एक साथ तबीयत ख़राब हुई, 5-6 महीने के डिस्टेंस में फिर दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हुई। एक रात क्या हुआ, सोए, अगले दिन उठे, वो दोनों बच्चे भी सेम पोजीशन में ख़त्म मिले, नीले पड़े, दोनों नीले पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा शरीर में खून नहीं है। बैक टू बैक हो रहा। अब 4 बच्चे ख़त्म हो गए, सबसे पहले छोटा गया और फिर उससे बड़ा गया, फिर उससे 2 बड़े चले गए, अब रह गए 2 बड़े बच्चे। गांव वाले इकट्ठे हुए और गांव वाले रामकरण को बोलते हैं कि ऐसा है, तुम कुछ अपना ऊपरी दिखवा लो, क्योंकि इनकी माँ मरी थी जो रीना थी, ऐसा ना हो कि वो ही लेके जा रही है बच्चों को, कि ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो माँ की ममता कभी कभार रह जाती है और कभी कभार ले जाती है। तो रामकरण की एकदम से आंखें खुल गई कि मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, कि कहीं रीना जो इनकी गुजरी हुई माँ है वही तो नहीं लेके जा रही है अपने साथ। ये जाता है एक बाबा के पास, बाबा के पास जाता है, और जो बाबा इन्हीं के घर से 2-4 किलोमीटर दूर रहते थे, उनके पास जाता है और जाके बोलते हैं कि बाबा मेरे घर पे तो जैसे मौत का अकाल सा रखा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे घर पे हो क्या रहा है, मेरे 4 बच्चे ख़त्म हो गए। वो जो बाबा बैठा था वो बोलता है, बेटा
अभी तेरे 2 बच्चे भी मरेंगे, तू भी मरेगा और तेरी लुगाई भी मरेगी। अरे सीधा ऐसे ही बोलता। सीधा बोल दिया कि तुम बचने वाले नहीं हो और तुम्हें कोई बचाने वाला है भी नहीं, तुम सब मरोगे। ये पूछने लगा कि बाबा ऐसा क्या हुआ? बोला अभी तू ये मत सोच ऐसा क्या हुआ, जिस चीज़ के लिए तू आया है ना अपने बच्चों को बचाने के लिए, उसी पे ध्यान दे। तो ये बोलता है कि मैं कैसे बचाऊं बच्चों को? बोलता है कि जब तक तू सोएगा नहीं तब तक तू भी जिंदा रहेगा, तेरे बच्चे भी जिंदा रहेंगे और तेरी लुगाई भी जिंदा रहेगी। जैसे ही तू सोएगा मरेगा। ये अपने घर पे आता वापस। अब इसके दिमाग में होता है कि मेरे को सोना नहीं है। भाई जो खेत से काम करके आता है ना, उसकी एनर्जी वैसे ही ड्रेन हो जाती है। रात के 2 बजे उसकी पता नहीं कब आँख लग गई। सुबह वो उठा, जैसी 4-5 बजे सुबह आँख खुली ना, एकदम से भाग के गया दूसरे कमरे में, देखा चलो सब कुछ नॉर्मल है। मतलब बाबा ने जो बताया था वो तो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। सुबह हुई, खेत गया, खेत से आते टाइम बाबा के पास गया और बाबा को बताया कि बाबा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बाबा ने बोला कि वक्त के ऊपर छोड़ दे, कोशिश करियो, सोइयो मत। बाबा ये बोल के चले गए। अब वहाँ बैठा था शिष्य इसे जानता था। वो बोलता है रामकरण क्या हो गया, बड़ा आजकल तेरा इसमें धाम में आना हो रहा हमारे। बोला भाई बाबा तो बोल के चले गए सोइयो मत, मैं खेत से काम करके आता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे को नींद ना आए। मेरे को नींद आती है। आदमी वैसे भी सोएगा ही अगर, मतलब ये तो बात ही है। हाँ शिष्य ने बोला देख भाई बाबा ने बोला है तो कुछ तो होगा, तू एक काम कर, तेरे को मैं एक सॉल्यूशन देता हूँ, उस सॉल्यूशन को कर ले, 2-4 रात तो तेरे को नींद नहीं आएगी। ये बोला क्या करूँ? बोला जाते ना कहीं पर कट मार लियो, हाथ पे पैर पे कट मार लियो और उस पर नमक लगा लियो। उस टाइम पे यही सॉल्यूशन थे 40-50 साल पहले। कोई ना दवाई ना कुछ ना ये। बोला जहाँ कट मारेगा वहीं नमक लगा लियो तो पूरी रात तड़पता रहेगा, नींद तुझे आएगी नहीं। अगर बच्चों को बचाने के लिए गुरुजी ने बोला तो कर ले। भाई ये जाता है अपने घर पे, पैर पे मारता है कट और उस पर लगा लेता है नमक। अब ये पूरी तड़प रहा है, बुरी तरीके से तड़प रहा है। रात के 2:30-3 बजते ही जो इसके बगल में सो रही थी ना रानी, वो उठती है और दूसरे कमरे में जाती है। ये देखते हैं कि ये कहाँ चल दी एकदम से उठ के, बच्चों को देखने गई हो। फिर एकदम से इसे ध्यान आता है बाबा ने बोला था सोना नहीं है। ये जब उधर जाके कमरे में झाँक के देखता भाई इसकी जो नई बीवी थी रानी, वो 7-8 फुट की हो रखी है, पूरी सफ़ेद, उसने कपड़े नहीं पहने, लंबे सफ़ेद बाल, और वो बच्चे की तरफ घूर के देख रही है। ये समझ गया कि मैंने जिससे शादी कर ली ये ही है कोई दिक्कत। वो 7-8 फीट की हो रखी है, नॉर्मल लड़की की जगह 7-8 फीट की हो गई है और कपड़े भी नहीं पहने। कपड़े नहीं पहने, सफ़ेद शरीर, उसने बैक साइड से देखा, लंबे लंबे बाल है सफ़ेद, इसकी सांसें ऊपर नीचे हो गई। इसने इसको ध्यान आया कि ऐसे सिचुएशन में क्या करा जा सकता है। वह अपने कमरे में वापस आया और चिल्ला के बोला रानी। तो वो वापस भाग के आई और जब आई तो बिल्कुल नॉर्मल। बोली क्या हुआ? बोले तू कहाँ गई थी? बोले कि मैं बच्चों को देखने गई थी, आराम से सो रहे नहीं सो रहे। तो इसने दिमाग लगा, बोले कि मेरे पैर में आज कट लग गया इतना बड़ा, इस पर दवाई वगैरह लगा, मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो वो अपने पट्टी वट्टी करने बैठ गई। अब ये वही दर्द का करता रहा और वो आके बगल में सो गई। अब इसे समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है कांड, कि इसने जो नई शादी करी है उसी से ही दिक्कत हो रही है। ठीक है, जैसे ही सुबह हुई ये खेत छोड़ो सीधा गया बाबा के पास और बाबा को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने वो चीज़ देखी है। तो बाबा बोले मैंने भी तो यही कहा था, जब तक जगेगा तब तक बचोगे, सोते ही वो तेरे बच्चों को लेकर चली जाएगी। अब इसने हाथ पैर जोड़ने शुरू करें कि बाबा बचा लो, मेरे 4 बच्चे तो वैसे ही ख़त्म हो गए, अब 2 बच्चे बचे हैं उनको भी ले जाएगी, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ मेरे बच्चे। बाबा ने बोला देख बेटा, किसी भी एक बच्चे को बचा सकता है तू, किसी एक बच्चे को बचा सकता है, किसी एक को तो ये लेके जाएगी ही जाएगी। अब ये बोलता है कि मैं किस बच्चे को बचाऊं? बाप से पूछा बाबा से कि ये है क्या चीज़ की, आगे खुलेगा सब कुछ। अच्छा। तो इसने बोला कि क्या कर सकते हैं? तो वो बाबा ने बोला देख सबसे बड़े वाले बच्चा तेरा 17-18 साल का है, उसने ज़िंदगी जी रखी है, उसको जाने दे, और जो 5वें नंबर का बच्चा है वो तेरा अभी 14-15 साल का है, उसे जीने दे। सबसे बड़े वाले ने जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है उसका बलिदान कर और उससे नीचे वाले को रहने दे। अब ये बोलता है फिर करूँ क्या? तो ये बोलता है एक काम कर, जो 5वें नंबर का बच्चा है ना, जो छोटे वाला है जिसे बचाना है, उसको आज कोई भी ठस्सा दे के किसी पड़ोसी को सुला दे। ये बोलता है और कोई चारा कुछ ऐसा हो जिससे मैं बच सकूं? सीधा बोलता है और कोई ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा दिमाग चलाएगा तो दोनों बच्चों को ले जाएगी वो, एक को तो बचा कम से कम। ये आता है घर पे वापस। अब जो इनकी पूरी प्लानिंग हुई थी कि बाबा मैं बचूंगा कैसे इन सब चीज़ों से अगर मैं आपके बताए रास्ते पे चल रहा हूँ, तो बाबा बोलते देख ऐसा है, जैसे ही आज रात वो तेरे बच्चे पे हमला करेगी, तू मेरे पास आएगा,
और मैं अपने शिष्यों के साथ तैयार बैठा रहूँगा। आगे मैं बताऊँगा क्या करना है, बस तू इतना ध्यान में रखियो, तेरा बच्चा गायब हो और तेरे को भाग के मेरे पास आना है। ये बोलता है ठीक है। वो ये अपने कट मारा होता है, पैर में नमक लगाया होता है, दर्द हो रहा होता है, ये देखता है 2:30-3 बजे वो उठी, जो रानी थी, दूसरे कमरे में गई। अब जैसे ये होता है ना कि मैं एक बार बचाने की अपने बच्चे को कोशिश करूँ, ये उस कमरे में घुसा और देखा रानी जो थी वो हवा की स्पीड से वहाँ से बच्चे को लेके हाथ में गायब। दीवार आर पार। दीवार तो भाई वो बताया था ना, कमरे के बाहर ही आंगन था, वो पार गई। ये बस यूँ चिल्लाता रह गया रानी, इतने में तो वो हवा में पार गई, बच्चे को हाथ में उठा के। चुड़ैल डायन जो भी हो, पिशाचनी, आगे पता चलेगा। ये भागा सीधा बाबा के पास। बाबा वो तो ले गई। वो शिष्यों के साथ खड़े होते कि चलो फटाफट। इसको बोलता है रामकरण को, मेरे को वहाँ पे लेके चल जहाँ पे वो बाबा और कुटिया और वो बच्ची तेरे को मिली थी। भाई ये भागे वहाँ जाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक पीपल का पेड़ होता है। मतलब रामकरण के साथ छलावा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक पीपल का पेड़। ये देखना शुरू करते हैं। बाबा को बोलता, बाबा आपने तो बोला था मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप बचा लोगे। बोलता बच्चे को देखना शुरू करो इधर उधर। तो पीपल के पेड़ के पीछे सबसे बड़ा वाला बच्चा पड़ा हुआ था इनका। अब उसे उठाए तो वो उठे ना, और कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो 6 नंबर का सबसे बड़ा जो बच्चा था वो बेहोश पड़ा था। बाबा ने अपना अभिमंत्रित पानी वानी मारा, फूक वहाँ जो भी था फूका वहाँ पे, बच्चा होश में आया। उससे पूछना शुरू करा, तू कैसे आया यहाँ पे, तेरे को मालूम है? बोलता है मैं तो सोने के लिए लेटा था, उसके बाद तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। अब ये बोलते कि ये हो क्या रहा है। जो बाबा थे वो बोलते एक काम कर, मुझे अपने ससुराल में लेके चल, तेरी सासू ने तो देखा था ना उस लड़की को, यहाँ पे कुटिया थी ना, चले एक बार वहाँ पे तेरी सासू माँ से बात करते हैं। ये पहुँचे सासू माँ के घर पे। वहाँ लगी हुई थी भीड़। अब ये जब अंदर गए तो इन्होंने देखा कि सासू माँ उसी पोजीशन में पड़ी है, मरी हुई, शरीर नीला और खून शरीर में है नहीं। जो नानी थी। ये पूछना शुरू करता नाना से, ये क्या हुआ? तो नाना बताता है भाई ये तो सोई थी और पता नहीं क्या ही हुआ, इसके कौन सा बिच्छू लड़ गया, इसके पता नहीं सांप लड़ गया, हुआ क्या समझ में नहीं आया। भाई वो जो बाबा थे वो अपना दिमाग चलाना शुरू करते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। आगे पीछे लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पे कोई साला तांत्रिक वांत्रिक रहता है क्या, जो कोई नामी ग्रामी तांत्रिक हो। तो उनमें से कुछ लोग बताते हैं हाँ वहाँ पे तांत्रिक रहता है। ये बोलते चलो बेटा सारे वहीं पे, लठ लेके वहीं पहुँचो। तो रामकरण ने भी बोला कि भाई इस गांव में हादसे होंगे, मेरे साथ भी हुआ है, चलो मेरे साथ। तो ये लेके वहाँ पहुँचते हैं। अब जब वहाँ पहुँचते तो वो तांत्रिक सामने बैठा होता है, बिल्कुल चौड़ा हो के, बढ़िया लठ वठ पकड़ के, और बगल में उसका घर था जिसमें उसके बच्चे बीवी थे। तो ये बाबा पूछना शुरू करते कि तू अपने आप से बताएगा या तेरे को मार के पूछना शुरू करे। अब वो था वो घोर तांत्रिक, वो ऐसे कैसा मुँह खोलेगा, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पास क्यों आए हो, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पास क्यों आए हो। गाँव वाले सीधा भागे, बीवी को पकड़ा, बच्चों को पकड़ा कि सच सच बता दे नहीं तो ख़त्म कर देंगे। वो जो बंदा बताता है वहाँ पे तांत्रिक जो आघोरी था, बताता है मैंने कुछ नहीं करा, जो करा है इन बच्चों की नानी ने करा है। बोलते बच्चों की नानी ने? बोलता हाँ, वो जब वो नानी लेके आई थी इनको 6 के 6 बच्चों को यहाँ पे। ये बोलते अब सच बता हुआ क्या था। तो ये बताते तांत्रिक बता रहा कि जब उस नानी की लड़की गुजरी थी, मतलब रामकरण की वाइफ जब गुजरी थी, तो नानी को ये लगा कि उसकी जो बेटी गुजरी है वो गुजरी इसलिए क्योंकि रामकरण ने उसका इलाज नहीं करवाया। वो इतनी ज़्यादा चिढ़ गई थी। जब रामकरण अपने बच्चों को छोड़ने गया था तो वो नाखुश थी। जैसे ही रामकरण अपने बच्चों को छोड़ के फसल के काम से गया तो ये सीधा तांत्रिक के पास लेके गई कि इन 6 के 6 बच्चों की बलि चढ़ानी है मेरे को। इनकी माँ ख़त्म हुई और इनके बाप ने जो है मेरी बेटी ख़त्म करी है, इनकी बलि चढ़ानी है। तो वो तांत्रिक बोला मुझे क्या मिलेगा? तो वो बोली बलि चढ़ा और जिसको देनी है दे। और बस ऐसे ही बलि चढ़वानी थी, उसको कुछ बदले में कुछ नहीं चाहिए था, उसी को ही नानी को कुछ नहीं चाहिए। नानी को तो ख़त्म होते देखना सब कुछ, कि रामकरण के चेहरे पे मुझे वो दुख देखना है जो मैं आज अपनी बेटी को खो के देख रही हूँ। बोली इन सब की बलि चढ़ा और अपने जो करना कर, मेरे को नहीं पता, मेरी बच्ची के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। वहाँ से तांत्रिक दिमाग देते हैं कि देखो अभी अगर बलि चढ़ गई तो आप पे इल्ज़ाम आएगा, एक बार रामकरण को आने दो और बच्चों को वापस ले जाने दो, उसके बाद मैं अपने आप सब कुछ करूँगा। भाई उसके बाद उस तांत्रिक ने क्या करा, नानी को बोला कि आप कल बच्चों को लेके मत आना, कल आप खाली हाथ आना, मैं बताऊँगा आपको करना क्या है। जब अगले दिन ये जाती है नानी, तो वो तांत्रिक बोलता है कि आपको उसको बस ये फोर्स करना है कि वो शादी करे, दूसरी शादी करे। वो जो पूरा छल था ना वो तांत्रिक ने रचा था कि वो बुड्ढा जो मिला, उसकी कुटिया उसकी बेटी उसकी बेटी, सब कुछ छलावा था। वो इसने क्या करा था,
जो तांत्रिक था इसने क्या करा, जो इसको पिशाच की सिद्धि थी ना, इसने एक रात जब नानी को बोला था आप कल आना, उस रात अपने पिशाच जो गुरु थे उससे बात करी कि ऐसे ऐसे जो है वो बलि आ रखी 6 और भोग चढ़ाऊंगा आपको। तो पिशाच ने बोला कि पूरा छल रचा जाएगा और ऐसे ऐसे उस रास्ते पे ऐसे ऐसे उसको वो मिलेगा, पर सबसे बड़े वाले लड़कों की बलि मुझे चाहिए। जो पिशाच था सबसे बड़ा, उसने बोला सबसे बड़े वाले बच्चों की बलि मुझे चाहिए, 2 की, और दो पिशाच मैं अपने दे रहा हूँ, एक 2 की बलि लेगा, एक 2 की बलि लेगा। 4 तो जा चुके थे, 2 बचे थे, वो सबसे बड़े वाले पिशाच के थे। पिशाच ने क्या कर रखा था, 5वें नंबर के बच्चे की आहुति के लिए पूरा प्रोग्राम रच रखा था उस पेड़ के पास। हुआ क्या, लाना था 5वें बच्चे को, और बाबा को पता था कि 5वें बच्चे की बलि चढ़नी है। बाबा ने 5वें बच्चे को भेज दिया पड़ोसियों के घर पे, और छठा बच्चा ये उठा के ले गए। छठे बच्चे का नंबर अभी आया नहीं था मौत का। छठे बच्चे को देखते ही पिशाच ने उसे वहीं छोड़ दिया, और जिसने ये पूरा कार्यक्रम करा था वो थी नानी। पिशाच ने उसकी बलि ले ली नानी की, कि धोखा दे दिया। हाँ। अब हुआ क्या, सारे बोले गांव वाले इसको जान से मारेंगे, वो बोले नहीं 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 इसको नहीं मारेंगे हम, इसको यहीं छोड़ दो इस तांत्रिक को। अब गांव वाले ये बोल रहे ये क्या कर रहे हो आप, ये कल को किसी और के साथ करेगा। बोले नहीं नहीं तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें गांव में बताऊंगा। बाबा सबको अपने साथ लेके आ गए। अब सारे पूछने लगे कि आपने क्यों छोड़ा। बोला इसे ऐसे कर्मों की सज़ा खुद मिलेगी। जो छठे बच्चे की बलि है ना, अब वो पिशाच इसी की बलि लेगा। 5वें बच्चे की जगह नानी गई, छठे की जगह ये जाएगा अब, क्योंकि जो सब कुछ बनाया हुआ था वो सारा का सारा खराब हो गया। और पिशाच लेके ही मानता है एक बार 2-3 कमिटमेंट दिन हो के अंदर वो जो तांत्रिक था वो खत्म। वो जो पिशाच था वो उसकी भी बलि ले गया। नानी भी गई उधर, वो करने वाला भी गया, वो 2 बच्चे बच गए, और रामकरण की जिंदगी फिर ऐसे ही बीती। भाई ये तो मूवी की कहानी लग रही है एकदम। अलग भाई। ये केस आपके पास कैसे आया, ये कैसे? रिकॉर्डिंग किसने बताया ये जो? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बताने वाला है ना, बताने वाला हमारा जो सब्सक्राइबर है, उसका जो दोस्त है जिसके पूरे रिलेटिव में हुई थी, वो रामकरण के बच्चों का बच्चा है। जो उसने उसे बताई वो वहाँ तक हमारे तक आई है। अच्छा, तो इतनी पुरानी कहानी है। रामकरण के जो सबसे 2 बड़े बच्चे थे, उनके जो बच्चे हुए हैं, उसमें से एक ने आके सब्सक्राइबर को बताई कि हमारे परिवार में ऐसा हुआ, उसने हमें पूरी रिकॉर्डिंग में भेजा। ओ भाई साहब। और वो जो बुड्ढा था वो भी पिशाच ही था एक तरीके का, जो उसे मिला था पड़ा हुआ रास्ते में सब चला सब वही। भाई सब। वो कौन थे, वो 2 छोटे पिशाच थे जो 2-2 बच्चों की बलि ले रहे थे, एक औरत के रूप में, एक बुड्ढे के रूप में। और ये भी अलग है, 7 फुट की हो गई 3 बजे। वो भी पिशाचिनी थी। बताओ कैसा बहन ब्लैक मैजिक है। नानी का बदला, हाँ, नानी का कोहराम। सही में नानी सही मर गई, सही हुआ नानी के साथ। जो जैसा करेगा भाई भरेगा, लेकिन 4 बच्चों की बलि तो चढ़ी गई। सही में यार। और बीवी नॉर्मली मरी थी, तांत्रिक ने कुछ बताया? बीवी जो थी वो तो वो पेट दर्द की वजह से ही गई थी वो। बीमार होके मरी थी। बताओ भाई, ये भी गलत सीन होते हैं इंडिया में। भाई चल ही रहे हैं कहीं ना कहीं, हम जब बात कर रहे हैं तो कुछ पीछे हो ही रहा है। सही बात है। जनता देखेगी तो। और बताओ, नानी कर रही है भाई, कोई सोचेगा? कोई भी नाना नहीं को सोचेगा, अंदाजा भी नहीं है। कोई भी नहीं सोचेगा ये चीज तो। नाना को पता चला होगा तो नाना पे क्या बीती होगी कि असली डायन के साथ तो मैं रह रहा था। सही बात है। सही बात है। भाई इससे अगला कातिल है भाई रियल। वैसे तो अलग ही स्टोरी थी ये वाली भाई। बस ऐसे ही भेजते रहे दुनिया। जितना पुराना इंसिडेंट उतना दर्दनाक और उतना खतरनाक। हाँ भाई ये बात तो है। पहले जैसे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतने वो नहीं थे, मतलब भाई ये सब होता था ज़्यादा उस टाइम पे। तो ये वाला जो इंसिडेंट है अभी मैं बताने वाला हूँ, ये भी ऐसे ही बहुत खौफनाक इंसिडेंट है, और इसके बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह बहुत है। मतलब जिस सब्सक्राइबर ने हमें ये चीज़ बताई है वो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर चुका है। मैं बात कर रहा हूँ गोवा के एक ऐसे हॉन्टेड एयरपोर्ट के बारे में, जिसके बारे में न्यूज़ में इतना सब कुछ है। मतलब आप अगर उसके बारे में लिखोगे, एयरपोर्ट का नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन उसके बारे में लिखोगे गोवा हॉन्टेड एयरपोर्ट, तो आपको आर्टिकल्स भर भर के मिल जाएंगे। लेकिन हम जब भी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है, हमने सुना ही तो है। ऐसे तो हमने भानगढ़ के बारे में भी सुना है, लेकिन आज भानगढ़ के जस्ट गेट के बाहर दुनिया भर के होटल्स और रिजॉर्ट बन गए हैं। इस जब तक हमारे साथ होता नहीं है, मानते नहीं है। ऐसे ही हमारा जो एक सब्सक्राइबर है, उसने हमारे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें रखी,
और उसने ये चीज़ मुझे बताई कि भाई मैं वहाँ पे काम कर चुका हूँ और जो जो चीज़ें होती है ना अब आपके सामने रखने वाला हूँ। और भाई जो लोग क्वेश्चन उठा देते हैं ना कि वो लैंड एक्चुअली में क्यों इतनी डिस्टर्ब है, आज मैं एक एक चीज़ बताऊँगा कि उसने जो जो चीज़ें मुझे बताई है कितनी खतरनाक है। इसने बताया कि इसके साथ ना सबसे पहला इंसिडेंट तब हुआ था जब ये मेरे ख्याल से 8th या 9th क्लास में था। दिल्ली के रहने वाले पर ये गोवा चले गए थे क्योंकि इनके पापा को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था। ट्रांसपोर्टेशन के जो है बिजनेस है इनके पापा का। जब ये लोग वहाँ पे गए तो इनके पापा ने एक ऑफिस खोला जो कि इनके घर से काफ़ी दूर था और बीच में एक रेलवे स्टेशन आता है, मोंगल रेलवे स्टेशन, ट्रैक्स पड़ते हैं वहाँ पे, जिसको बोला जाता है वो भी थोड़े से हॉन्टेड है। तो इसके पापा एक शाम आते हैं और वो अपना पर्स भूल गए थे वहाँ पे। तो 7th 8th क्लास में था, इकलौता लड़का अपने मम्मी पापा का। तो इसके पापा ने बोला कि मेरा पर्स लेके आया, मैं पर्स भूल गया हूँ। तो ये वहाँ पे जब जा रहा था तो भी इसे उस रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते हुए काफ़ी क्रीपी, मतलब एक नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जब हमें पता चल जाए यहाँ पे कुछ दिक्कत है तो वहाँ से गुजरने पे तो वो चीज़ फील होगी। इसको ऐसा लगा था। ये अपने ऑफिस पहुँचा, शटर खोला, वहाँ से पर्स लिया और सीधा निकलता है वापस। जब ये वापस आ रहा था ना तो उस ट्रैक के पास अचानक से इसे दिखता है कि कोई औरत खड़ी है जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी है पर उसका फेस नहीं दिख रहा। उस औरत ने क्या करा, एकदम से हाथ आगे कर दिया। अच्छा, इस रेलवे ट्रैक के बारे में भी न्यूज़ आर्टिकल में यही है जो अभी बताने वाला हूँ मैं। तो वहाँ पर जब ये मोंगल ट्रैक्स के पास पहुँचा, वहाँ पर एकदम से उस औरत ने हाथ आगे करा तो इसने वहाँ पर जो बाइक थी वो रोक ली और इसने पूछना शुरू करा कि क्या हुआ मैम, कोई हेल्प चाहिए आपको, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो अकेले, मतलब रात का काफ़ी टाइम हो रहा है, 8:30-9 बज रहे थे और उस टाइम पर उस रोड पर कोई भी आने जाने वाला नहीं था। तो उस औरत ने क्या करा, इसे बस इतना बोला कि मेरे पति मुझे लेके आए थे और मेरे पति मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। दिखने में सिर्फ जो सब्सक्राइबर ने देखा कि रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, अच्छी खासी हाइट थी, आवाज़ बहुत मधुर थी, मतलब आवाज़ काफ़ी अट्रैक्टिव थी और उसने यही बोला कि मेरे पति मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। तो इसने सुना और फिर शक्ल देखने की कोशिश करी तो फेस नहीं दिख रहा था। फिर इसने पूछा कि मैम आप मुझे बता दो आपको कहाँ छोड़ना है, क्योंकि रात का टाइम यहाँ पे ठीक नहीं होता। तो उस औरत ने क्या करा, उस टाइम पे कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इसने फिर पूछा कि आपको कहीं छोड़ना है, आप बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक है, आप बोलोगे तो मैं कहीं छोड़ देता हूँ आपको, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, ट्रैक, कहीं पे भी आपको जाना हो। तो इसने क्या करा, बस एक बार जैसे होता ना घूंघट उठा के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, ज़ोर ज़ोर से। और उस टाइम पर जो सब्सक्राइबर था उसने बताया भाई मुझे जो दिखा फेस बिल्कुल ब्लैक था, मतलब बस कुछ शैडो खड़ी थी, उसका ना तो कोई आकार था ना कुछ था, बस एक औरत सी जो बस मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ औरत नहीं है, वो अंधेरे में कुछ ब्लैक ही खड़ा था, बस साड़ी ऊपर से थी। इसने बताया कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि मेरे पापा ने मुझे बस इतना बताया था कि कुछ भी हो हनुमान चालीसा बोलते हुए निकल लियो। इसने बाइक स्टार्ट करी, गिरते पड़ते वो बाइक स्टार्ट करके सेल्फ मार के अपने घर पे आ गया। अब यहाँ से इसके साथ ये ट्रॉमा स्टार्ट हो गया। इसके घर में जैसे ही आया इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसने अपने घर पे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पहले किसी ने भरोसा नहीं करा। उसके बाद इसके साथ जो चीज़ होने लगी कि आज भी ये बंदा, कब हुआ था इसके साथ, जब ये 7वीं 8वीं में था, आज भी ये बंदा अकेला सो नहीं पाता अपने घर में। अगर इसे पता चल गया कि मेरे घर में कोई नहीं है तो इसे नींद नहीं आएगी, इतना ज़्यादा ये डरा हुआ रहता है। जब इसको चेक करवाया था ना काफ़ी टाइम तक, जब इसकी तबीयत ख़राब रही और ये ट्रॉमा से गुजरता रहा, रात रात भर चिल्ला के उठता था, तो किसी तांत्रिक ने बताया था कि ऐसे ऐसे ये एक्चुअली में वहाँ उस ट्रैक पे उस औरत से टकरा गया। अब हम आते हैं कि उस मोंगल जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, उसके बारे में अफवाह क्या है। उसके बारे में ये अफवाह है कि राजस्थान से कोई कपल आया था और वो जो आदमी था वो अपनी बीवी को वहीं छोड़ के चला गया। जैसे छुटकारा पाना था तो उसे छोड़ के चला गया, तो उसकी बीवी ने क्या करा, ट्रेन के नीचे आके अपनी कुर्बानी दे दी, मतलब एक तरीके से दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उसकी जो आत्मा है वो भटक रही है और ये भी वहाँ पर है मशहूर काफ़ी। तो ये हमारा जो सब्सक्राइबर था उसी से टकरा गया था। अब इस चीज़ से गुजरते हुए उसे टाइम हुआ, फिर ये आगे मूव ऑन कर गया। इसे एविएशन में बहुत ज़्यादा शौक था कि मुझे एविएशन में जाना है, पायलट बनूँ, ग्राउंड स्टाफ बन जाऊँ, मतलब ये लग्जीरियस जॉब होती है, अच्छी खासी प्रोफाइल होती है। इसने दिल्ली से कोर्स करा, दिल्ली से कोर्स करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे भी काम करा, डबलिन एयरपोर्ट पे काम करा। उसके बाद ये पहुंचा गोवा के उस एयरपोर्ट पे। अब हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा उस बारे में जान लेते हैं कि गोवा एयरपोर्ट क्यों बदनाम है। वहाँ का जो ट्रैक है ना जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करते हैं, भाई इस लड़के के अकॉर्डिंग कहते कि वो जो ट्रैक है हर वेडनेसडे उसकी सर्विस होती है, क्योंकि हर वेडनेसडे वो जो ट्रैक होता है वो धंस जाता है नीचे,
अपने आप हर वेडनेसडे, क्योंकि वो एक शमशान के ऊपर बना एयरपोर्ट है। हाँ, अब हुआ क्या, इसे ये सब कुछ कैसे पता चला? वक्त के साथ, जब ये लोग वहाँ पर काम कर रहे थे एज अ कैबिन क्रू किसी एयरलाइंस के साथ इसने ज्वाइन किया। और इसके साथ क्या झटका हुआ ना, पहले इसे ऐसा नहीं था कि अचानक से बहुत कुछ दिख गया उस एयरपोर्ट में। जैसे एयरक्राफ्ट ये रात को चेक करने जाते थे कि कल ये उड़ान भरेगा तो सब कुछ सही है नहीं है, ये जब जाया करता था ना तो पहले तो कुछ नहीं होता था, शुरू के 5-10 दिन जैसे निकल जाते हैं नॉर्मली। 11वें दिन जब ये एयरक्राफ्ट में देखने गया तो इसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई परछाई है। पहले इसे लगा कोई चोरी करने तो नहीं घुस गया, फिर लगा यार इतनी सिक्योरिटी में चोरी कैसे करेगा। तो इसने जब ध्यान से देखा, इसे पता चल गया इस एयरक्राफ्ट में कोई परछाई है। ये निकला वहाँ से भागा। जब ये वापस आया तो इसका जो दोस्त था वो अपने कैबिन में सो रहा था, वो इसके पास आया भाग के कि तूने मुझे क्यों मारा, तूने मुझे क्यों मारा। ये बोला मैंने तुझे मारा, क्या बात कर रहा है भाई। बोला भाई मैं कैबिन में सो रहा था, मेरे गाल पे किसी ने ऐसे लेटे लेटे पे थप्पड़ मारा खींच के। ये भाग के इसके पास आया। इसकी जो गर्लफ्रेंड वहाँ पे बनी थी उनके साथ भी यही सीन हो रहे थे। एयरलाइंस में जहाँ पर ये काम करते थे उसी में इसकी गर्लफ्रेंड भी बनी थी, उनके साथ भी यही सीन हो रहे थे। अब इस चीज़ की पुष्टि कैसे हो कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है या नहीं है? भाई वहाँ के जो पायलट थे ना, उन्होंने रात की एक फ़्लाइट थी जो दिल्ली से गोवा जाने वाली थी, वो इकलौती फ़्लाइट स्टार्ट होनी थी जो पायलट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं उड़ाएंगे। और ये कहा जाता है जब वहाँ से फ़्लाइट उड़ती है तो सही में कोई औरत है जो वहाँ पर चलती दिखती है ट्रैक पे, प्लेन्स के सामने। और ये भी आर्टिकल्स में है कि वहाँ पर ट्रैक पे पायलट्स को बहुत बारी जब वो प्लेन निकालते हैं रात के टाइम पर तो उन्हें कुछ दिखाया तो उन्होंने रात की फ़्लाइट्स के लिए वहाँ पे मना कर दिया कि हम नहीं निकालेंगे रात की फ़्लाइट्स। अच्छा, अब आती है बात कि वहाँ पर हुआ क्या था। 2018 में या 2022 में इस एयरपोर्ट की पहली नींव रखी गई थी। और जब नींव रखी गई थी ना तो इस इधर एयरपोर्ट पे बहुत नुकसान होता था कि कभी कोई लेबर मर गई, कभी कुछ ना कोई दिक्कत हो गई, कभी अपने आप ही ज़मीन धंस रही है। तो वहाँ पे जो लोकल स्थानीय लोग थे उन्हें तो पता था कि ये शमशानी ज़मीन पे बना हुआ है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ थी ना जिन्होंने उस पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डाला हुआ था उन्हें नहीं पता था। ये सब कुछ मुझे वही बता रहा है सब्सक्राइबर कि भाई जब मैंने पता करा तो पता चला कि जब गांव वालों से मदद मांगी गई कि ये भाई ज़मीन को शांत कैसे करा जाए तो वो अपनी तरफ से एक तांत्रिक को लेके आए थे। और उस तांत्रिक ने ये बताया था जब तक यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर किसी कपल की बलि नहीं दी जाएगी ना तब तक ये एयरपोर्ट शांत नहीं होगा। अच्छा, और वहाँ पर एक कपल की बलि दी गई थी, इंसान होगी। यस, और एक लड़का और एक लड़की की कपल की बलि दी गई थी। जहाँ पर बलि दी गई थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ अपने आप उगा जो उस एरिया की रखवाली करता है, वो पीपल का पेड़। लेकिन फिर भी वहाँ पर ये सारे पैरानॉर्मल सीन होते ही होते हैं। जहाँ पर हर वेडनेसडे वो जो एयरपोर्ट का ट्रैक है वो बंद रहता है क्योंकि उसकी सर्विस होती है, क्योंकि जो वहाँ पर ट्रैक है ना वो अपने आप ज़मीन में धंस जाता है नीचे। तो वो तब भी हो रहा है, इसका मतलब उससे भी असर नहीं हुआ। ये लगा लो कि जो प्रोटेक्शन हो सकती है जितनी हो सकती है कि फ़्लाइट्स निकलना शुरू हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाए, वो अपनी तरफ से हो रही हैं, लेकिन अभी भी ये चीज़ें वहाँ पे हो रही है उस एयरपोर्ट में। बाप रे। गांव वालों ने ही बलि देने के लिए बोला और वहाँ पर बलि दी गई। वहाँ पर अपने आप पीपल का पेड़ उगा जो डायरेक्टली आप गेट से निकलोगे वहाँ नहीं है, लेकिन किसी और गेट से जब आप एग्जिट करते हो तो वहाँ पर वो पेड़ पड़ता है। अच्छा, तो पैसेंजर्स के साथ भी कुछ ना कुछ होता रहता है। भाई बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है गूगल पे कि हमें रात को ऐसा फील हुआ, दिन में ऐसा फील हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। और वो लड़का अभी फ्री नहीं हुआ है इन सब चीज़ों से, क्योंकि जब वो उधर गोवा एयरपोर्ट पे काम कर रहा था तो उसने एक फ़्लैट लिया था। उसकी किस्मत गंदी थी कि हॉन्टेड एयरपोर्ट और हॉन्टेड फ्लैट, वो फ्लैट भी हॉन्टेड था। अरे बाप रे। रात को ये वहाँ पर कैबिन क्रू का काम करके आता था, दिन में जब आता था ना तो इसके साथ दिक्कत पता क्या होती थी, जैसे हम इसका नाम रख लेते हैं मार्टिन। दिन में ये जल्दी से सोता नहीं था क्योंकि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी मॉर्निंग शिफ्ट थी। तो जब ये अपने मतलब जैसे है ना घर में तो गेम वगैरह खेलता था कि मेरा टाइम पास हो जाए, फिर मैं ऑफिस निकल जाऊँगा 2-3 घंटे सो के। तो गेम खेलते खेलते अचानक से पीछे से आवाज़ आती थी, हे मार्टिन आई एम हेयर। इसी की आवाज़ में इसे सुनाई दे रहा है कि हे मार्टिन आई एम हेयर। तब इसने बताया कि अक्षय भाई मेरे तो तोते उड़ते थे ना, लेकिन फिर भी इसने फ्लैट चेंज कर लिया। ये हादसे तो अभी भी उसके साथ रुके नहीं है, लेकिन फिर भी उसका ये मानना है कि ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में तब शुरू हुई थी जब उसने वो मंगल ट्रैक पे उस औरत को देखा था। अब ये मानता है कि भाई मैं हो गया कर्ज,
कि मेरे साथ हो रहा है, लेकिन फिर इस चीज़ की पुष्टि होगी कि इसके साथ ही नहीं हो रहा, गर्लफ्रेंड के साथ भी यही हो गया। गर्लफ्रेंड सो रही थी, किसी ने उस हॉन्टेड फ्लैट में पैर खींच लिया एकदम से, वो उठ के एकदम से इसका मार्टिन का हाथ पकड़ा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने बताया मेरे साथ तो बहुत टाइम से हो रहा है। फिर इन्होंने फ्लैट चेंज कर लिया, अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, वो तो अब फियांसे होने वाली है, शादी होने वाली है इनकी। लेकिन इसने बताया कि अक्षय भाई मेरी ज़िंदगी उजड़ गई पूरी जब से उस एयरपोर्ट पर मैं लगा। इसने एयरपोर्ट छोड़ दिया अब, लेकिन इसका मानना है कि वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी ज़िंदगी में इसके साथ चलती आ गई हैं। तो ये अभी इलाज नहीं करा रहा क्या? कोई इलाज नहीं है। इसको उसकी प्रेजेंस फील होती है, ऐसा कुछ फिजिकल हार्म या कुछ मारपीट ऐसा नहीं होता, मतलब बस अपनी वो देती है, प्रेजेंस देती है वो एनर्जी। बचपन का जो ट्रॉमा है ना, वो घर कर गया। जो वो रेलवे ट्रैक पे एंटिटी देखी थी, वो दिमाग में बस गई। अब मैं तो खैर देखो भाई, उसने भेजा है तो रियल इंसिडेंट ही बोलूँगा, लेकिन हवा भी हिलेगी तो उसे ये लगेगा कि वही है। अच्छा, क्योंकि बचपन का ट्रॉमा था। 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे ने अगर कोई एंटिटी देख ली, और वो भी भाई आर्टिकल में, कि वो जो मंगल रेलवे स्टेशन की बात करें वो भी हॉन्टेड है, जैसे बैगुन कोडोर की हम बात करते हैं, तो वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा। लेकिन जाते जाते उस गोवा के एयरपोर्ट का पूरा सच बता के चला गया। आधे लोगों को ये नहीं पता कि हो क्यों रहा है, क्योंकि शमशानी ज़मीन है। आधे लोगों को ये नहीं पता हो क्या रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट का ट्रैक धंस जाता है। आधे लोगों को ये नहीं पता कि नाइट फ्लाइट्स क्यों नहीं निकलती, क्योंकि पायलट ट्रैक पे एंटिटीज़ को देख रहे हैं। आधे लोगों को ये नहीं पता कि शांत करने के लिए बलि भी दी गई है, फिर भी शांत नहीं हो। फिर भी शांत नहीं है। शमशानी ज़मीन है भाई, शमशानी ज़मीन, जहाँ पर लेयर्स हैं बॉडीज़ की। और उन्होंने ऐसे ही करा था कि कपल की जब बलि दी जाएगी तो ही हो पाएगा, मतलब कपल पे ही क्यों? ये तो तांत्रिक ही बता सकता है कि उसने क्यों, कोई तांत्रिक बलि दे रहा है, कोई नारियल से भी काम चला रहा है, कोई पतासों पे भी मना ले रहा है। सही बात है भाई, क्रेजी यार, मज़ा आ गया अक्षय भाई आपसे फिर से बात करके। और ये एपिसोड भी बहुत ही क्रेजी निकल के आया है। ये एयरपोर्ट वाली चीज़ तो बिल्कुल ही फ्रेश और नई थी, और उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा यार इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को हम यही ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर कमेंट करके बताना। अक्षय भाई के चैनल को आई एम श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं कर रखा बाय चांस तो यहाँ गोल बटन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाओ। आप अक्षय भाई को रियल इंसिडेंट्स आपके साथ अगर हुए हैं विद प्रूफ अगर आपके पास है तो आप इन्हें भेज सकते हो, ताकि जो उनमें से बेस्ट वंस है वो हमारे पॉडकास्ट पे आके ये बता पाएँ। और अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो जितना हेल्प हो सकेगा अक्षय भाई से आपकी कर देंगे, आप इनसे शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स। और बस यार, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बाय चांस बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो, जो कि 80% लोग करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर दो। और बस हम मिलेंगे आपसे। भाई आपको कुछ कहना है जाते जाते? बस यही कि भाई जल्द आएंगे कुछ नए प्रोजेक्ट्स के साथ, नए आएंगे, दोबारा आएंगे नए पॉडकास्ट में, कुछ नए इंसिडेंट लेके, कुछ नई चीज़ें लेके। तब तक भाई ध्यान रखो और इंसिडेंट भेजते रहो, उसी से सारी चीज़ें चल रही हैं। रियल हिट का प्यार है ही। डन दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय, जय बजरंग। जय बजरंगबली।